कॉमिक कोई किसी से प्यार नहीं करता। यही से चालू करें, रोलिंग है। आई स्वेयर ये ट्रू स्टोरी है। ये मतलब मैं रोजी रोटी पे बैठा हूँ आपकी। अगर हमने बेकार सा भी जोक मारा और तू फट के हंस दिया, हाँ। हमारा काम तो हो गया। हमारा पैसा तो वसूल हो गया। मुझे राजू भाई मिले थे फ्लाइट में, अभी तो डेथ हो गई उनकी। और मतलब इतना पैसा और नाम कमाने के बाद भी बक्सा लेके आए हुए थे। अच्छा। बैठे मेरे बगल में आके, मैंने पैर छुए, मैंने कहा राजू भैया प्रणाम। ये रोस्टेस आई, उसने बोला कि हेलो मिस्टर श्रीवास्तव, एक चाय पिला दो। उससे बोला, उसने बोला कि वुड यू लाइक टू हैव सम कुकीज। मैंने कहा बिस्किट पूछे। बीच में सुनील पाल का भी टॉपिक है। यार हम तो उसको बोलते हैं कि आजकल के लौंडे हैं ये, इनसे मत लगा करो मुंह, तुम मानते नहीं हो मेरी बात। तो वो उस मेंटालिटी के थे। किसी ने हमको बोला कि अमिताभ सर आने वाले हैं, आप चारों से मिलेंगे पहले। मैं, बस्सी, रवि और अभिमन्यु, हम चारों हाथ जोड़ के खड़े हो गए। उन्होंने 2 मिनट में आ रहे हैं। मैंने हाथ जोड़ के ऐसे खड़े हो जाते आने वाले। भाई हम लोग भूल ही गए कि वो आए नहीं आधे घंटे से। आधे घंटे बाद बस्सी ने बोला भाई हाथ तो खोल लो, आए नहीं। आप सोच नहीं सकते उन्होंने क्या बोला आके। क्या कहते हम चारों से, अरे भाई साहब 3 दिन से हमको नींद नहीं आई है, जब से हम चारों का नाम सुने हैं ना, हम आपकी वीडियोस देखे हैं, हमें बख्श दीजिए। हमने फिर हाथ जोड़ लिया। गाइस, मेरी टीम ने मुझे बताया कि 73% व्यूअर्स जो हमारा शो रेगुलरली देखते हैं, उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। आप एपिसोड्स बिंज करते हो, नए एपिसोड्स के लिए वापस आते हो, लेकिन सब्सक्राइब बटन दबाते ही नहीं। आई रिक्वेस्ट यू डू हिट द सब्सक्राइब बटन, या अगर ऑलरेडी किया है तो एक बार रीचेक कर लो। बदले में मैं प्रॉमिस करता हूं आपके फेवरेट गेस्ट्स और धमाकेदार कॉन्वर्सेशंस मैं लाता रहूंगा। भाई मेरा व्यू ये है, क्योंकि मैं इतने कॉमेडियन से मिला हूं। एक तो मेरी ना बहुत अच्छी किस्मत है, इंडिया के सारे टॉप कॉमिक्स मेरे को आके एक प्राइवेट शो देके जाते हैं, ठीक है। और भाई सही बताऊं, फिर आप जैसे बोलते हो ना भाई हमारे शो आ जाओ, मैं कहता हूं भाई आप आ तो जाओगे, शो देने कोई दिक्कत नहीं है। पर मैंने मतलब मेरे को ऐसा लगता है जब मैं उनसे बात करता हूँ कि सब कॉमेडियंस की सबसे बनती है। मुझे नहीं लगता भाई, आपको पता होगा भाई, मेरे को तो लगता है कॉमेडियन की किसी से नहीं बनती भाई। एक कोई किसी से प्यार नहीं करता, मुझसे तो खैर कोई नहीं करता। क्यों, आप में ऐसी खास बात क्या है? भाई ऐसी बात नहीं है, आपकी और बस्सी भाई की तो दोस्ती की वो है, वो पुरानी दोस्ती है। वो बस्सी की और मेरी दोस्ती है। अब वो बहुत ज्यादा ऊपर निकल गया है ना, तो मैं उसको तो बात ही नहीं करता ना अब, है ना, वो तो उसकी बात नहीं करता। मैं बाकी जितने भी सेक्शन ऑफ कॉमिक्स हैं उनकी बात करता हूँ कि मुझे कोई पसंद नहीं करता, और धीरे धीरे दिखता भी रहता है, उनके मन में चल रहा है कि ये कैसे वायरल हो गया। हर कॉमिक के मन में ही चलता है कि ये तो फनी भी नहीं है, ये कैसे टिकटें बेच देता है। तो भाई ये तो सभी के लिए चलता होगा, सबके मन में, सभी के लिए क्योंकि चलता है। फनी कितना सब्जेक्टिव है। फनी सब्जेक्टिव है ना, ऑडियंस ये सब करे तो अच्छा लगता है, जब कॉमिक्स कर बोल तेरे को कौन से टिकट के पैसे देने हैं मेरे, तेरे को मैं फनी नहीं लगता तो तू मत कर। 100-150 कॉमिक इंडस्ट्री में है, वो भी घबराए जा रहे हैं आपस में कि मेरे को ये क्रैक्स रियलाइज होने शुरू हुए, मैं आपको बता भी रहा था फोन पे, जब इसी सीट पे बैठ के ओंकार कुत्ते ने जो कुल्लू वाली बात कर दी। मेरे क्या को हुआ था मुझे नहीं आइडिया। हाँ तो भाई मैं आपको बिल्कुल ब्रीफ दे रहा था। उस टाइम पे ऐसा हुआ था कि ओंकार यहाँ बैठे हुए, मैंने ओंकार को बोला यार वैसे तू ना मेरे को थोड़ी थोड़ी कुल्लू की याद दिलाता है। और भाई वो ऐसा भड़का, पहले मेरे को लगा कोई एक्ट कर रहा है, मतलब इट्स अ फनी थिंग, सो आई केप्ट प्लेइंग अलोंग। मेरे को सच में नाराज हो गया। हाँ भाई, मेरे को बाद में लोगों ने बताया कि भाई तूने तो यार कलेश करवा दिया। मैंने कहा भाई ये तो मेरी पोजीशन ही नहीं है कि मैं कलेश कराऊं, मेरे को तो पता ही नहीं। 4-5 महीने बाद किसी कॉमिक ने मेरे को बाथरूम में, हम दोनों यूरिनल पे खड़े, मेरे को मुड़ के कहता तेरे को पता है तूने क्या किया है। और उस मोमेंट पे उसने मेरे को ब्रीफ दिया कि तेरे चक्कर में लड़ाई हो गई है। तो मैंने पहले तो कुल्लू को दिल से सॉरी बोला कि भाई मेरे को कोई अंदाजा नहीं था। कुल्लू को सॉरी बोला कि आपने ओंकार को सॉरी बोला? ओंकार को तो मैं जूते मारूंगा, मेरे को बता तो देता जाते जाते साले कि कहीं मेरे रिश्ते खराब होने वाले, मैं ठीक कर लूं। तब मेरे को पता लगा कि दरारें हैं इंडस्ट्री में, वरना भाई कॉमेडियंस कम एज अ ब्लॉक, अदरवाइज दे आर ऑल लाइक हम एक दूसरे के शेयर करेंगे। कुछ नहीं शेयर करेंगे, मेरी आज तक किसी ने शेयर नहीं करी। अच्छा कोई शेयर वेयर नहीं करता, मतलब मेरे को पसंद नहीं करता इसलिए नहीं करता, बट बाकी जिनकी शेयर करते हैं उनको भी अंदर से पसंद नहीं। मेरी आपको अगर वो पसंद नहीं करते, आपकी वीडियो 5 मिलियन पे रखी है तब भी शेयर नहीं करेंगे, लेकिन जिनको वो थोड़ा बहुत बनती, जिनसे उनकी चाहे 70,000 व्यूज पे रखी है तो लेजेंड लिख देंगे। पर भाई आपको ऐसा नहीं लगता जैसे कॉमेडी में, अगर सपोज मैं गया शो देखने गौरव भाई का, ठीक है, और मेरे को गौरव भाई का शो बहुत पसंद आया, तो अगली बार मैं बोलूंगा यार हर्ष का भी शो देखने जाते हैं। इन दैट कि कॉमेडी ऐसा नहीं है ना कि मैंने तेरे बंदे खा लिए, कॉमेडी तो नहीं, ऐसा नहीं है। कॉमेडी में कोई बंदे नहीं खाता है, बिकॉज क्या है कि
हर कॉमेडियन का एक यूनिक स्टाइल बनता है जिसके लिए वो मेहनत कर रहा होता है इतने सालों से, राइट? अगर वो स्टाइल ऑडियंस में कनेक्ट हो गया तो वो ऑडियंस तो आपको देखने आएगी। फिर आपने शो अच्छा किया तो वो चांस है कि दूसरे का देखने जाए या सिमिलर स्टाइल के किसी बंदे का देखने जाए, है ना? जैसे हमारा एकदम ही अलग स्टाइल है, हमारे को लोग ने रोस्टिंग स्टाइल में डाल दिया, बस का एक स्टोरी टेलिंग स्टाइल है, राइट? या लेट्स से कि रवि का एक कैरेक्टर ही है, oh my God, तो ठीक है। तो क्या है कि रवि जैसे रवि परफॉर्म कर रहा है तो रवि का जो कैरेक्टर है वो इतना अच्छा कैरेक्टर है कि उसमें कभी कंट्रोवर्सी नहीं हो सकती। बेंच कैरेक्टर है। हम जब स्टेज पे चढ़ते हैं तो दोनों कानों में कंट्रोवर्सी। ये बात तो है खैर भाई। ये वैसे आपको बताओ, दाढ़ी काट लोगे ना भाई, नहीं होगी कंट्रोवर्सी। तो मेरी माँ कहती रवि गुप्ता तो कभी नहीं फंसता, उसकी तो दाढ़ी भी तेरे से ज्यादा। मैंने ये कोई बात होती रवि भाई नहीं फंसेंगे। बड़ा क्यूट सा एक कैरेक्टर है जैसे कहते हैं ना। बट आप चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी कॉमिक हो या प्रखर हो या कोई भी और पॉडकास्टर हो, आप जिस जगह से निकलते हो, जिस जगह की आपकी अपब्रिंगिंग होती है या बातें आप करते हो या जो आपका स्टाइल होता है, आप उसको कभी चेंज कर ही नहीं पाओगे। आप कैसे मुझे कह दोगे कि मैं एक ऐसा कोई सेट लिख दूं जो मन्यू लेवल का हो? राइट। ये बात कैसे इतनी बनी है? इस बात में आप बहुत तेजी से मतलब आपके पॉडकास्ट में कभी कोई कॉमिक आया होगा जिसने खुद को जलील किया होगा कि आप कैसे कह सकते हो कि मैं उस लेवल पे लिख दूं? राइट, ऐसी अच्छा उस सेंस में कह रहे हो। मुझे अपनी पॉजिटिव्स और अपनी नेगेटिव्स या अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट पता है कि मैं स्टेज पे जाके मेरा मुद्दा हंसाने का है लाइव ऑडियंस को। जब वो आएंगे 500, 1000, 200, 100, 3, 4, 8 जितने भी बैठे हुए हैं, अगर मैं उनको हंसा रहा हूँ, भाई जादूगर जब स्टेज पे चढ़ता है, अब चाहे वो यहाँ से कबूतर निकालते चाहे यहाँ से नहीं, हम नीचे वाले को पैसे देंगे। हिमांशु नीचे वाले जादूगर को बुला के लाओ यहाँ से निकाले। हाँ, मैं आपकी बात समझ गया। कबूतर तो कबूतर है। तो बस यही है। तो हर आदमी अपनी एक कॉमेडी में वॉइस ढूंढता है, टाइम लगता है। जो ऑडियंस आके कमेंट कर दे रही कि तुझे कुछ नहीं आता, भाई सही बात है, अभी किसी को कुछ नहीं आता। अभी 15 साल पुरानी तो हुई है, आर्ट फॉर्म इतना पुराना नहीं है अभी। 15 के भी पहले 5 साल या 7 साल तो कोई किसी को नहीं जानता था। तब तो बिल्कुल ही 10-10, 20-20 लोगों के लिए शो होते थे। मेरे ख्याल 2015-16 तक की भी बात होगी भाई। 10 मतलब हम जब आए थे, आई थिंक मुझे याद है 2018 का न्यू ईयर था और बस्सी और मैं स्टेज पे एक करके जाना था और 3 ही लोग थे ऑडियंस में। न्यू ईयर का दिन था ये। न्यू ईयर में तो आदमी खराब पिक्चर भी देख लेता जाके। उस दिन भी कोई नहीं था हमारे पास, आप समझ। 3 लोग थे और 10 कॉमिक थे। आज भी इंडस्ट्री के ऐसे ही हाल है क्या? तो मैंने कहा इनको तो अंदर ही बुला लो, हम क्यों बाहर जा रहे हैं, है ना, ग्रीन रूम से। तो मतलब कि इन द सेंस कि मतलब ऑडियंस अब जाके लाइव फॉर्मेट बड़ा हो गया। ऐसा नहीं कॉमेडी का बड़ा हो गया, सबका बड़ा हो गया। मतलब आप सिंगिंग देखो, है ना, आप सिंगिंग देखो तो जितने भी पंजाबी सिंगर्स हैं भाई, लाख लोग इकट्ठे आ रहे हैं। मतलब ऑस्ट्रेलिया जाके अगर दिलजीत पाजी कह रहे हैं कि नहीं 1 लाख बंदा आ रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया में तो इंडियन ही 80,000 है। वो समझ रहे हो इतना ज़्यादा वो कर रहे हैं। तो मतलब कि अब लाइव का गेम बड़ा हो गया है, लाइव आर्ट फॉर्म इतना बड़ा हो गया। अब मुझे लाइव शोज करते हुए 2019 और 8 साल हो गए भाई। और 8 साल में आप ये समझ लो कि मैंने छुट्टी भी नहीं ली होगी ठीक से। अच्छा, हाँ, मैं छुट्टी नहीं लेता भाई। अच्छा, छुट्टी निकल गया? ठीक है, लेता ही नहीं हूँ मैं, कुछ ना कुछ मेरे कर ही रहा होता हूँ। मतलब मैंने घर बनाए हुए 2 साल हो गए। मतलब मैं अपने कमरे में भी ठीक से नहीं गया हूँ अभी। मतलब मुझे नहीं पता कि कौन सा बटन कहाँ है। अच्छा। मैं घर नहीं जाता। क्यों? इतना टूर चलता रहता है भाई? मैं टूर करता हूँ, मेरे को शौक है रोज स्टेज पे चढ़ने का, मुझे काम करने का शौक है। तो मैं चढ़ता हूँ स्टेज पे, जब कुछ नहीं कर रहा होता तो कोई रियलिटी शोज वाले बुला लेते हैं, जैसे अभी खतरों करके आया मैं। हाँ, राइट, है ना। तो खतरों करने चला गया 40 दिन साउथ अफ्रीका। मुझे कोई ये बोल देता ना कि विदेश में शूट है, मैं सुनता ही नहीं हूँ काम क्या है। मुफ्त में ले जा रहे हैं, ले चलो। हाँ। उन्होंने बोल, तो इस तरीके से मैं कोशिश करता हूँ कि मतलब साल भर ब्लॉग्ड रहूँ। तो उस एंगल से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी ऑडियंस हमको हेट करती है या नहीं पसंद करती है, उन्होंने वो इतनी ज़्यादा वैरायटी ऑफ वर्क देखा नहीं है। और अगर देख लिया उसके बाद भी पसंद नहीं आ रहे, फिर तो वो सही कर रहे हैं जो कर रहे हैं। हाँ, राइट। बाकी भाई देखो, ऐसा है, मेरे को लगता है कॉमेडियंस और कंट्रोवर्सी ऐसे हैंड इन हैंड चलता रहेगा, क्योंकि अनअवॉइडेबल है। एक मतलब ये थोड़ा ऐसा बाजी आप गलत कह रहे हो। कॉमेडियंस एंड कंट्रोवर्सीज नहीं, कॉमेडियंस, पॉडकास्टर्स एंड कंट्रोवर्सी। बंद करो कैमरे पे, बंद करो ये, बंद करो भाई। मैं तो अभी खुश हूँ कि आपका चल रहा है।
पता है जिस हिसाब से कॉमेडियंस आ चुके हैं ना मेरे पॉडकास्ट पे, डर मेरे को लगा रहता है, पूछो हिमांशु से। हाँ भाई, मैं आपको मतलब सही कह रहे हो आप। देखो पॉडकास्टर आके ना जब कॉमेडी करने लगते हैं दिक्कत होती है, नहीं करना चाहिए, आपको अपनी औकात पता होनी चाहिए। आप फनी नहीं हो, ठीक है, आप बातें बनवा सकते हो, आप बातें बनवाओ प्लीज, दैट्स योर जॉब। बट भाई हाँ, मैं ये बात जरूर पॉडकास्टर समाज की तरफ से कॉमेडियन समाज को कहना चाहूंगा, हम सब सॉरी हैं। आपको एक साल आपके नुकसान हुए, बड़े पैसे कम बने होंगे, बहुत दिक्कत हुई होगी। नहीं अरे आप क्यों सॉरी हो भाई, हमारा तो फिर भी कम बैक हो गया, आपका तो वो भी नहीं हुआ। नहीं भाई, बाकी सबका कम बैक नहीं, कम अप हो गया, एक रह गया भाई, एक ही रह गया टोटल। मैं तो कह रहा हूँ आप भी इलाहाबाद शिफ्ट हो जाओ। इंडियन ऑडियंस जो है सेंटी हो जाती है भाई, सेंटी भी हो जाती है, प्लस तब तक आपको लाठी मारेगी जब तक आपकी मौत ना हो जाए। ये एक सेक्शन बना हुआ है, कोई भी कंट्रोवर्सी होगी ना तो आपको उस कंट्रोवर्सी से चाहे मतलब है या नहीं है, या आपको जितना भी बुरा लगा है, तो वो आपको तब तक लाठी मारेगी जब तक आप मर ना जाओ। क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है? नियत है यार, कोई भी कंट्रोवर्सी उठा लो आप, मतलब इनफैक्ट अगर मेरी कोई 2018 की बात भी किसी को बुरी लगी हुई ना, तो 2026 आज 8-9 साल हो गए, मतलब उन बातों पे भी आज भी मुझे ऐसी गंदी गाली आएगी कि आप सुबह उठोगे, आप बोलोगे कि भाई ये कितना घटिया बोल गया मेरे को। और आपको जिस बात का बुरा लग रहा है उससे गंद बोल के आप चले जा रहे हो, तो दैट मीन्स आप भी वही हो जो मैं हूँ फिर। बस मैं कैमरे पे हो गया और आप ऑफ कैमरे हो गए। राइट। चाहे समय वाला या रणवीर वाला जो था, या अभी प्रणीत वाली जो बात थी, है ना, गलत जिसने बोला उसकी सजा तो उसको मिलेगी, ऑफ कोर्स मिलेगी, लेकिन उसके लिए अथॉरिटीज़ हैं, पुलिस है, सब काम करते हैं अपना। ऐसा नहीं है इंडिया में नहीं काम करते, सब एक्टिव हैं भाई। बट इंटरनेट पे लोग एक बार पॉइंट ऑफ व्यू रखें अपना तो वो पॉइंट ऑफ व्यू रखता है, लेकिन अगर 12 बार रख दिया है रील्स में तो फिर वो व्यूज है भाई। तो ये सबके एक सेक्शंस बने हुए हैं, सब अपने अपने व्यूज के लिए काम कर रहे हैं। और एक्चुअली मेरे को लगता है भाई ऑडियंस को पता होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कोई जजमेंट पास नहीं कर रहा इस बात पे, पर टेलीग्राम पे, अब तो खैर टेलीग्राम भी नहीं चल रहा, बट टेलीग्राम पे प्रॉपर ग्रुप्स होते हैं भाई कि आज इसको फाड़ेंगे और इस लाइन से फाड़ेंगे, लाइक प्रॉपर एजेंडा ड्राइव होता है। और कुछ लोग सिर्फ व्यू फार्मिंग करते हैं, एंगेजमेंट फार्मिंग करते हैं, कुछ लोगों को पैसा भी मिलता है भाई ये फाड़ने का। पूरे सेक्शन बने हुए हैं हर चीज के। पहले एक सेक्शन ऑफ द कमेंट सेक्शन आता है, या लोग आते हैं जो आपकी ट्रोलिंग शुरू करते हैं, फिर गाली गलौज जाती है, फिर आपको इतना टॉर्चर करेंगे, इतना हैरेस करेंगे, ऑनलाइन करते जाएंगे, और मान लो आपने अपने साथ कुछ कांड कर लिया, आपको कुछ हो गया, तो फिर दूसरा सेक्शन आ जाएगा रेस्ट इन पीस लिखने वाला कि ऐसे भी नहीं बोलना चाहिए था, इतना भी नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि ये वाला जो सेक्शन है उसने किसी और को पकड़ लिया, उसकी मार रहे होंगे। उनको तो रोज गुस्सा आ रहा है, उनको रोज गुस्सा आ रहा है, और उस रोज गुस्सा में साल के 3 कॉमेडियन जो है वो फंसते ही फंसते हैं। और मेरे को ऐसा लगता है भाई ये ना एक जनरेशनल इशू भी है, क्योंकि जो आप लोग जो स्टैंड अप कॉमेडी है, और ये इशू एक्चुअली बहुत अच्छे से दिखता है जब सुनील पाल स्टैंड अप कॉमेडियंस को फालतू बोलते हैं। आप समझ रहे हो, क्योंकि उनका जो जनरेशन ऑफ कॉमेडी था ना वो एक अलग जनरेशन को केटर कर रहे थे। अब उनको ये भाषा जो इंटरनेट नेटिव भाषा है वो समझ नहीं आती, तो उनको लगता है गाली गलौज है। मुझे राजू भाई मिले थे फ्लाइट में, अभी तो डेथ हो गई उनकी, जाने से 2 महीने पहले, तो मेरे बगल में बैठ गए आके, मैं खुश हो गया, मैं पहली बार, और कानपुर के हम लोग, और राजू श्रीवास्तव एकदम बगल में बैठे हुए थे एकदम। और मतलब इतना पैसा और नाम कमाने के बाद भी फ्लाइट में आगे सबसे आगे की सीट बक्सा लेके आए हुए थे। वो बक्सा नहीं होता भाई। कौन सा बक्सा? जो बक्से होते थे पुराने जमाने के, अटैची नहीं, मतलब एक लोहे के बक्से होते जिसमें पुराने लोग कपड़े रखते थे। अच्छा, वो मैंने कभी देखे भी नहीं है भाई, वो लोहे के बक्से होते हैं भाई। वो राजू जैसे हम लोग तो सूटकेस या फैंसी बैग्स, राजू भाई और हम लोग का सेम शो था शायद, कहाँ जोधपुर थे हम, और मेरा शो था वो कोई मेला ही करने गए हुए थे पूरा। अच्छा। हाँ, वो चढ़े एकदम बक्सा पकड़ा हुआ, मैंने कहा राजू भाई आज भी एकदम देसी है, बक्सा अंदर रखा। मैं समझ गया आप कौन से बक्से की बात कर रहे हो प्रॉपर। अच्छा। हाँ, बैठे मेरे बगल में आके, मैंने पैर छुए, मैंने कहा राजू भैया प्रणाम, हम भी कानपुर के। हाँ देखें बैठे। एयर होस्टेस आई, उसने बोला कि हेलो मिस्टर श्रीवास्तव, कहेंगे एक चाय पिला दो, उससे बोला। उसने बोला कि वुड यू लाइक टू हैव सम कुकीज। मैंने कहा बिस्किट पूछे। उसके बाद 2 घंटा भाई वो चुप नहीं हुए मेरे साथ। अच्छा। हाँ, बोलते रहे सारी कहानियां, हर्ष भैया हम पहले अमिताभ बने, फिर हम ये बने, पूरा जितना उनका स्टैंड अप था फ्लाइट लैंड होने तक। बीच में सुनील पाल का भी टॉपिक आया। यार हम तो उसको बोलते हैं कि आजकल के लौंडे हैं ये, इनसे मत लगा करो मुंह, तुम मानते नहीं हो मेरी बात, यार करने दो उनको जो कर रहे हैं, तुम अपना करो ना। तो वो उस मेंटेलिटी के थे कि आज की जनरेशन है तो करने दो ना, तुम्हारा क्या दिक्कत है, जो कर रहे करने दो, तुम अपना करो ना, हम अपना कर रहे हैं।
राइट। समझ रहे हो? तो अब 2-2.5 महीने बाद न्यूज़ ही आ गई उनकी, खैर बहुत बुरा लगा मुझे, बट वो 2-2.5 घंटे उन्होंने मुझे पूरा सेटअप सुनाया, अपने चीज़ें सुनाई जो उनके दिमाग में सारे चलते थे, यूँ बैठे हुए थे बीच में, कुछ अमिताभ बन गए, कभी गब्बर बन गए, जो उनकी जितनी कहानियाँ थी वो सब 2.5 घंटे में मुझे सुना के उन्होंने, कहते चुटकुले लिख लेते हो? मैंने कहा थोड़े बहुत लिख लेते हैं। कर लगता तो नहीं है, तुम ना वो दैनिक जागरण अमर उजाला से उठा लिया करो। क्या बात कर रहे हो? सीधा ही मैंने कहा चोरी नहीं कर। कह रहे तुम लगता तो नहीं, तुम उठा लिया करो। मैंने कहा मैं न्यूज़पेपर के थोड़ी सुनाता हूँ सर। वो भाई जनरेशन ही अलग थी कॉमेडी की ना, वो बहुत डिफरेंट गेम था, वो ये गेम नहीं है, वो ये गेम नहीं है। और आजकल की जनरेशन उस गेम से भी आगे बढ़ गई ना। हाँ। उस गेम से आगे बढ़ गई। जब हमने वो देखना शुरू किया था तो हमें लगता था कि यार क्या कर रहे हैं यार ये लोग, हम लोग नहीं है क्या, हम लोग कर सकते हैं क्या? लेकिन अब हम लोग ने जब करना शुरू किया तब तक समय ही बदल गया था। तो क्या करते हैं हम लोग? अब हम वो करेंगे ऑडियंस के सामने, वो एक्सेप्ट नहीं करेगी तो हम क्या करेंगे? हमने 3, 4, 5, 7 साल मेहनत लगा के जो आवाज़ जिस डायरेक्शन में, इस जॉनर में ढूंढी है, हम उससे भटकेंगे ना तो कहो हमारा करियर ही मर जाए, तो क्या फ़ायदा जबरदस्ती? जब तक 10-15 साल तो अच्छे कर लो ना अपनी ज़िंदगी के। वो भी तो है ना। अब राजू भैया की जो ऑब्जर्वेशनल कॉमेडी थी, नेक्स्ट लेवल थी ना। उन्होंने चेंज तो नहीं करी ना, नहीं। और उसी के दम पे चले। हाँ। इनफैक्ट सुनील को भी आप उठा लो, सुनील पाल जी जो हैं, ना, जो भी कॉमेडी करते हैं वो कर तो वही वाली रहे ना, ऐसा तो नहीं कुछ नया लेके आ रहे हैं, है ना। तो नई डायरेक्शन चेंज कर पा रहे हैं ना, तो फिर आप दूसरे से कैसे उम्मीद करते हो? राइट। और मेरे को ऐसा लगता है कि अब ना जवान लोगों की बातें देखो, ऐसा नहीं है, कई बातें गलत भी हो जाती हैं, मैं और गलत के भी लेवल होते हैं, और गलत लेवल के हिसाब से भी पनिशमेंट होती है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा है। पर अब क्या हो रहा है, जवान लोगों की बातें, जो जवान लोग अपने कमरे में बैठ के लाइव शो कर रहा है, उसकी वीडियो कहीं से वायरल हो जाएगी, और अब वो पूरी खुली हवा खाएगी, और उस खुली हवा में सारे खूसट लोग जितने बैठे हुए हैं ना चिढ़ने को, चाहे वो जवान हो चाहे वो बूढ़े हों, वो सब आके उस पर ओपिनियन देंगे, और फिर 3 महीने में एक कमेडियन आएगा, उसकी वो मार के एक एग्जाम्पल भेज देंगे, सब समाज को समझ में आ जाएगा, चुप रहो, इधर उधर कुछ नहीं करना, कुछ टाइम थोड़ा सर झुका के रखना, फिर आगे बढ़ती अब जैसे जब लेटेंट की कंट्रोवर्सी हुई थी, हाँ। तो हमने भी एक शो चालू किया था, एस्केप रूम। राइट। हाँ भाई, वो शो का मैंने थोड़ा सा देखा है, बंद हो गया। वो वापस ही नहीं आया भाई। उस शो में क्या मेरे को कुछ याद है, कन्फेशन होते थे, पर उसमें कुछ बिल्कुल महिलाएं भी रहती थी जो लेके अंदर जाती थी, लेके आती थी। वो हमने एक ऐसा कॉन्सेप्ट रखा था कि जो बंदा अपना कन्फेशन सुनाएगा और उसका कन्फेशन हमें लगेगा कि सच में जेन्युइन था कन्फेशन, हाँ। और उसको स्वर्ग में भेजना है, तो एक ऐसी परी सी आएगी जो उसको लेके जाएगी। अच्छा। राइट। और अगर उसका कन्फेशन झूठ निकला तो हमने एक सांड रखा हुआ था, जानवर यमराज सा, जो उसको उठा के लेके जाएगा और नरक में फेंक देगा। अच्छा। इतना पैसा लगाया उस शो पे, इतना खर्चा किया, सब बना बुनू के, कुछ रिकवरी नहीं। कितने एपिसोड बनाए? 3-4 एपिसोड किए हमने, और अच्छे चले भाई, 10-10 मिलियन पे रखे हुए थे वो सारे। और बस कि जैसे ही उसके बाद ये लेटेंट वाले में जैसे ही डालना शुरू किया वो एपिसोड, नीचे आ गए सारे कमेंट में, अब तेरी नंबर है जेल का, तेरा नंबर है जेल का, तेरा नंबर है जेल का। मेरे बाप ने वकालत भी छोड़ रखी थी, मैंने तो गए काम से, क्योंकि वकील भी नहीं है अपना। तो मैंने कहा, तो इंडियन ऑडियंस को कभी ये नहीं समझ में आता कि इसके पीछे इन्होंने क्या मेहनत करी है या क्या काम किया है, या आप सलाह ही दे दो कि भाई आप थोड़ा होल्ड ऑन कर लो ना, मतलब आप थोड़ा उसको क्या कहते हैं, उसको लिमिट कर लो, कुछ कर लो। कोई सलाह नहीं है, सीधे तुम जेल जाओगे, तुम ये इस तरीके से जेल जाओगे, सीधा साबुन ना गिर जाए तुम्हारे जेल में। तो ये है ना, देखो, हाँ ये है ना, देखो 10 मिलियन, 2.5 मिलियन, ये 2.5 मिलियन वो है जब हमने लास्ट एपिसोड डाला था, जब सब कंट्रोवर्सी हो गई थी। अच्छा। इस पे भी आना शुरू हो गया तो फिर वापस आ गया। ये देखो 7 मिलियन। पर ये शो का जो आइडिया है वो अच्छा था, ये यूनिक आइडिया, आज तक विदेश में नहीं हुआ ये, और ये आग लगा देता। हाँ, ये हमारे पास 2-3 अभी और शूट होके रखे हुए थे, कभी दिखाओ यार। मैं मान सकता हूँ भाई, क्योंकि आप सोचो ना, आदमी को अगर आप एनोनिमिटी दे दो ना, लेकिन वो दिखा नहीं सकते ना, क्योंकि कॉमेडियंस ने मना कर दिया जो आए थे पैनल में, कह रहे कल फोन आएगा। जितने भी टॉप के कॉमेडियंस थे सबने फोन कर दिया, वो मत डाल दियो भाई। हाँ भाई, मैं समझ सकता हूँ, टॉप के तो पता ही है आपको सारे, 2, 4, 5 जितने वही होंगे सारे। हाँ वही है। क्योंकि इसमें अगर आप भारतीय आदमी को अनोनिमिटी दे दो, वैसे ही प्रणित के शो में अनोनिमिटी के बिना वो आदमी इतनी बातें बोल गया, अनोनिमिटी दे दो, क्या क्या बोल जाते होंगे भाई। अनोनिमिटी क्या, हाँ मतलब जो भी होता है, मतलब मैं उसके शो में गलत बोला गया है, जो भी बोला गया गलत, जितना भी बोला गया है, बट क्या होता है कि वो जब बोल रहा था लड़का, तो उसको आसपास देख रहा था ना कि अरे हंस रहा है मेरी बात पे, तो उसने उसको ड्रैग मारा। उसमें से कहो आधी सच हो, 300 सच हो, खींचता चला गया, यू नो, वो करता चला गया, माहौल बना रहा था वो, माहौल बना रहा था। हाँ। तो ये वो उसको रियलाइज नहीं हुआ कि यार ये मेरे ग्रुप की बात है। एक 4 लड़कियां
हॉस्टल में हो या 4 लड़के हों आपस में पार्टी कर रहे हैं, फन कर रहे हैं, उनके ऊपर आप कैमरा लगा दो, 90% इंडिया जेल में होगा। नहीं आप सही कह रहे हो, है ना? अगर हमें रियलिटी से कंटेंट करना है तो बात ये तो है ही ना कि लड़के और लड़कियां कोई अच्छी बातें तो करते ही नहीं एक उम्र में। दोनों जेंडर। इंडिया में एक्चुअली आधे से ज्यादा वॉर इंडिया पाकिस्तान का नहीं है, इंडिया में वॉर इस समय मैन वर्सेस वुमेन चल रहा है। अब इधर से थोड़ी सी बात है तो वहां से सारे इकट्ठे हो जाते हैं, खाने शुरू कर देते हैं आपको, उधर से कोई बात हो जाए तो यहाँ से चालू कर देते हैं इंटरनेट पे, है ना? तो अब वो प्रणीत वाला कांड हुआ तो 370 वाला हुआ तो किसी ने धक्का दे दिया पहाड़ से, तो उस पर चलेगी रील्स। वो सब इंटरनेट पे खेल रहे हैं, हमारे व्यूज बनते रहे, बाकी जो असली मुद्दे जितनी आउटरेज जोक पे है उतनी आउटरेज रेप और मर्डर पे हो जाए तब तो देश ही सुधर जाएगा आपका। सही बात है। और नहीं भाई, आउटरेज एक तरीके का ट्रेडमिल है। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल ये है कि पुणे वाले का क्या हुआ, याद है? पुणे वाला जो अभी हुआ है, जो कार क्रैश हुआ था, किसी का कुछ नहीं पता क्या होगा, क्या होता है उनका, कौन किसी को याद ही नहीं रहता। आपको 7-8 दिन के लिए मौत देता है। हाँ, 7-8 दिन की मौत देता है, लेकिन और वो भाई लगती है एक साथ, जब पहाड़ आके गिरता है तो फट जाती है। मेरे साथ तो ये है कि हमने तो इक्का दुक्का ही जोक हमारे इधर उधर हुए। 2019 से किसी और कॉमेडियन की मौत आती तो लास्ट में मेरी भी लगाते। ऑल्सो साइन हर्ष गुजराल। हाँ भाई, उस पे स्टैम्प भी लग जाता है 5-6 हजार रुपए का। अच्छा वो तुमने 5 बोल दिया था। बचाने के लिए बोला है भाई, सुन बाद में 5 काट दियो। आजकल क्या है ना, सिर्फ कॉमेडियंस नहीं ऑडियंस सब इकट्ठे ही जाते हैं, मैं बता रहा हूँ। आजकल कोई बच नहीं रहा भाई। आप पता है अभी किसी ना मेरे दोस्त के किसी शो में आए थे यही फरीदाबादी, आपने कोई कॉर्पोरेट शो किया था यहाँ। अच्छा हाँ, एक करके आया था। भाई वो लड़के इतने दीवाने हो रखे थे ना, कह रहे थे एक ही इनको इंस्ट्रक्शन था हर्ष भाई को कि जो फ्रंट रो में बैठे ना इनको रोस्ट नहीं करना। बस एक इंस्ट्रक्शन था, हर्ष भाई ने आगे से ही शुरू किया, मालिक से ही रोस्ट करना। भाई मैं उसको कर रहा था, मेरे कान में आके ऑर्गेनाइजर ने बोला 1000 करोड़ का आदमी है वो। मैंने कहा भाई, अरे भाई वो लड़के इतने मजे ले रहे थे। मैंने उसके बाद उसको बोला मैं तो 1000 करोड़ के फरीदाबाद में क्या कर रहे हो? भाई प्लॉट काट रहे हैं जो बाकी लोग खरीद रहे हैं। एक्चुअली बिल्डर ही थे कोई। हाँ बिल्डर ही थे, मेरे को मालूम है, बिल्डर ही थे कोई, और उसके बाद और 3-4 बार बुला लिया मेरे को। भाई दीवानगी हो गई, मैं आपको यही बताने वाला था। उसके बाद मैंने 3-4 शो किए और वो हर बार मुझे सेम चेहरे दिखाई दे। मैंने कहा ये तो कर रखे हैं मैंने, मैंने इनकी तो मार रखी है मैंने। यार शेर को अपना शिकार तो याद ही रहता है। हाँ सही बात है, क्योंकि कितनी बार सेम जो क्रैक करोगे पता लग जाता है। हाँ पता लग गया ना। मैं तो ऐसे करते करते अब जाके ठंडे पड़े हैं। वो जब मैं साउथ अफ्रीका गया हूँ 3-4 शो करा डाले पे उनने, और कहीं भी उनकी बिल्डर्स की प्रॉपर्टी डीलर्स की मीट होती है तो ऐसे बिठा देते हैं लाइन से और मुझे बुला लेते हैं, जैसे छोड़ते नहीं कुत्ते को, जा जाओ इन्हें खाओ, इनको बताओ इनकी क्या खराबी है। तो वो हाँ मुझे याद आ गया वो शो, वो काफी खतरनाक होता है। बट ठीक है, रोस्टिंग स्किल है यार। एक ऑडियंस, मुझे लगता है जो टिकट खरीदने वाली ऑडियंस है वो समझ गई है, जिनको अभी भी ये है कि ये क्या कर रहे हैं, वो अभी इंटरनेट पे लगे हुए हैं कि हाँ तू तो ये है, तू तो हंस। वो सब उनके कमेंट भी अब पुराने हो गए हैं, हंसना कब था, कॉमेडी कब चालू हो। मैं तो समझता हूँ भाई कॉमेडियन एज अ कॉमेडियन, पता नहीं हो सकता है मेरी सोच गलत हो, क्योंकि पॉडकास्टिंग एज अ जॉनरा 2-3-4 साल पुराना है। ठीक है, हम लोग ना जैसे अभी बात कर रहे थे घुसने से पहले, हम देख रहे हैं वो चीज़ चढ़ रही है। सडनली उन लोगों के फ़ोन आ रहे हैं जिनके कभी नहीं आते थे, सडनली हम उन रूम्स में जब कभी नहीं होते थे। कॉमेडी को और 8-9-10 साल रफली हो गए मेन स्ट्रीम हुए, और स्पेशली अब कॉमेडियंस फोड़ रहे हैं भाई। मतलब उठ के लगता है शो उठा लो आप, कोई भी उठा लो। मैं पिछले 2 साल में मैंने सबके साथ काम करा। केबीसी करके आया, इतना पसंद किया उन्होंने मुझे, इतना पसंद किया, इतना बेहतरीन एपिसोड था। मतलब आखिरी में अमिताभ बच्चन अगर आपसे पूछ ले कि घर भर में भी परफॉर्म कर लेते हो, मैंने कहा हाँ घरों में आके करते हैं हम। तो कह रहे ठीक है, घर में कोई पार्टी होगी। मैंने कहा बस आप बताइए, मतलब आप सोचो कि उस लेवल पे उनको पसंद आया। हाँ। है ना? तो और खुद ही 2.5 शिफ्ट करते हैं वो। मैंने कहा आप खुद तो घर जा नहीं रहे हो, हमें क्या सर आप केबीसी के शूट के बीच में ही करवा लो, मैं यही खड़ा रहूंगा। आप तो प्रतीक्षा यहाँ बुलाओ। तो वो हुआ, अक्षय सर के साथ किया। अक्षय सर के साथ मैंने वीडियो देखी आपकी। वो किया, 2 काम कर लिए। एक आमिर खान सर के साथ सितारे जमीन पर प्रमोट करना था, तो तारे जमीन पर किया था, वो कितना अच्छा था। उस पे उन्होंने स्टैंडिंग ओवेशन दी। राइट। अब अभी मैं खतरों करके आया, सही बताऊं तो मैंने मतलब अच्छा किया है, कंटेंट वाइज काफ़ी अच्छा किया। एंड रोहित सर को ने पसंद किया मुझे उसमें काफ़ी। तो ये सब लोग पसंद कर रहे हैं, तो ये
किसी रीजन पे ही कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि एकदम ही सब कुछ ही फ्लूक नहीं होता भाई, है ना। 10 साल से हम भी काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, बट ठीक है ऑडियंस। कोई फनी बात बताओ ना, अमिताभ बच्चन वाले केबीसी से या कुछ बढ़िया हुआ होगा कुछ तो यार। केबीसी में? हाँ केबीसी में यार क्योंकि कट भी बहुत होता है ना जैसे। ना अच्छा भाई कोई कट नहीं भाई, इन लोग का कोई कट नहीं है भाई। क्या बात कर रहे हो? अमिताभ टोटल सर भाई कुछ नहीं, 2-2.5 घंटे में निपटा दिया, 3-4 घंटे में भाई उन्होंने पूरा। मतलब वो हमसे पहले से शूट कर रहे थे समझे, हार्डवेयर से हमारा एपिसोड किया, हमारे बाद एक और एपिसोड था, और वो भागते हुए आते हैं और उसके बाद सबसे मिलते भी हैं। मतलब किसी ने हमको बोला कि अमिताभ सर आने वाले हैं, आप चारों से मिलेंगे पहले, ठीक है। और मैं, बस्सी, रवि और अफमनी, हम चारों हाथ जोड़ के खड़े हो गए। उन्होंने 2 मिनट में आ रहे हैं, मैंने हाथ जोड़ के ऐसे खड़े हो जाते आने वाले। भाई हम लोग भूल ही गए कि वो आए नहीं आधे घंटे से। आधे घंटे बाद बस्सी ने बोला भाई हाथ तो खोल लो, आए नहीं। आप सोच नहीं सकते उन्होंने क्या बोला आके। क्या कहते? हम चारों से, अरे भाई साहब 3 दिन से हमको नींद नहीं आई है, जब से हम चारों का नाम सुने हैं ना, हम आपकी वीडियोस देखे हैं, हमें बख्श दीजिए, इतना बड़ा आदमी। हमने फिर हाथ जोड़ लिया। इतना तब जब बड़े लोग बोलते हैं ना, जब कि यार ये ना आपको ना इतने बड़े एक्टर्स आपको कंफर्टेबल कर देते हैं, यही होता है। आपको आगे कहते हैं कि अरे आप ही हैं जो हैं। और ऑरा है अमिताभ सर का, मैं मान सकता हूँ भाई। ऑरा भाई क्या मतलब, हमारे घर वाले 2 घंटे के लिए बैठे थे, 2 घंटे बाद पूरा खानदान चाय मांग रहा था। आप समझ रहे हो कि चाय पिला दो भाई, थक गए भाई। मैंने कहा अगला 12 घंटे से शूट करना है। पता बीच में क्या हुआ, लंच का ब्रेक हुआ, मुझे तो पता नहीं, इन लोग को सैंडविच आने लगे, कुछ थोड़ा सा ब्रेक हुआ 15 मिनट के लिए, हमको तो पता ही नहीं था। मेरे को भूख लग रही थी, मेरा हो चुका था, इन लोग का रह गया था, उपमन्यु और बस्सी का। मैं बाहर निकला, एक टेबल पे भाई टिफिन रखे होते, मैंने निकाला टिफिन, एक सिक्योरिटी आ गई, भाई साहब क्या कर रहे हैं हम? मैंने कहा भूख लग रही। कह रहे हैं बच्चन साहब का टिफिन है। हमसे कोई गलती हो जाए तो घर का खाना था। मैंने कहा घर का खाना रखा हुआ है, मुझे क्या बताओ, टेबल पे नॉर्मल रखा है, ऐसे नहीं कि कोई रूम में रखा था, बाहर टेबल, हो सकता है ब्रेक होने वाला हो, बाहर आ गया। मैंने कहा बच्चन साहब का, मैंने कहा सर मैं लगाने के लिए खोल रहा था, बताओ लगाना है। बच्चन साहब के सामने तो वैसे ही झुक जाए आदमी यार, 50 साल। हाँ भाई क्रेजी। हाँ नहीं ज्यादा भाई, इनफैक्ट आई थिंक 60 इयर्स मे बी। नहीं 50 साल से तो वो राज ही कर रहे हैं भाई, राज ही कर रहे हैं, राज ही कर रहे हैं। बट ये जितने भी आर्टिस्ट होते हैं, उन्होंने अभी स्टेटमेंट दिया कि एक भी दिन खाली होता है ना तो मन नहीं लगता है। ये बात तो भाई आप भी अग्री करोगे, ये तो मेरे को भी पता है। खाली होता है तो मन नहीं लगता। इनकी क्लास लग जाती है उस दिन, जिस दिन मैं खाली होता हूँ ना, क्या हो रहा है ऑफिस में बताओ। मतलब उस दिन मैं अपने घर में, मतलब अपने घर में मैं लैंड करता, मतलब मैं ऑस्ट्रेलिया अभी जा रहा हूँ टूर करने, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड। जब पिछली बार मैं गया था ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, तो मेरा 10 या 11 तारीख की लैंडिंग थी सुबह, और 11 का शाम का शो रख दिया। रोहित भाई ने बोला रख देना, तो उन्होंने पूछा प्रोड्यूसर ने कि जेट लैग वगैरह नहीं होगा? कहते इसको नहीं होता, जेट को लैग होता है, हमको नहीं होता। लैंड करता ही सीधा स्टेज पे पर्थ में भाई। क्रेजी भाई, 14-18 घंटे की फ्लाइट लेके लैंड करे, नहाए अपना सीधे स्टेज पे भाई। मतलब ये बात हो सकता है बाकी लोगों को रिलेट ना हो, जैसे हम भी भाई स्टेज पे नहीं जाते। कल सुबह मेरे को 3 बजे फ्लाई करना है बॉम्बे, 6 बजे फ्लाई करना है, 3 बजे घर से निकलना है, 3 पॉडकास्ट है लाइन से, और मैं कह रहा हूँ भाई यार इतना थक जाऊंगा। बट भाई क्योंकि फट जाता है आदमी फ्लाइट से उतरते उतरते ही, चाहे कितनी छोटी फ्लाइट हो, थक जाता है आदमी, थक जाता है भाई आदमी। मैं तो मेरी होगी कम से कम 3,500 इंडिगो की फ्लाइट होगी पिछले 5 साल। जब भी चढ़ते होगे वो आ जाता होगा, थैंक यू हर्ष फॉर फ्लाइंग विद अस। नहीं वो भी नहीं देती वो लोग। अब तो कहिए फिर आगे साला, जैसे ही चढ़ता हूँ वो रही सीट्स हो जावा पे, आंख बंद करके लेटा रही है साले, जब मैं सैंडविच लाऊं तब खोली। 3,500 फ्लाइट इंडिगो की होगी। इंडिगो को स्पेशल स्टार देना चाहिए आपको भाई, वो जो 6C लिख रहे हैं ना उसके साथ हर्ष गुजराल साथ में आना चाहिए। मुझे रटी हुई है पूरी उनकी इमरजेंसी एग्जिट वाली। मेरे को भी भाई, मैं तो सीट नंबर बताता हूँ जिस पे मेरे बगल में एक दिन अंग्रेज बैठा हुआ था, डैनियल नाम था, मैं उससे कुछ बात चल रहा था। एक तो ये जितने भी क्रू वाले होते हैं एकदम रटा रटाए बोल देते हैं। वो आया और उससे अंग्रेज से पूछ रही, कह रही आर यू कंफर्टेबल इन इंग्लिश? मैंने कहा नहीं, डैनियल उत्तर प्रदेश से हमें वही कंफर्टेबल है, हमसे पूछो। हमसे पूछ गई। वो कह रहा व्हाट, कह रहा आई एम ओनली कंफर्टेबल इन इंग्लिश। मैंने मुझसे पूछ रही भाई। ओ भाई क्रेजी स्टोरीज भाई,
मजेदार एकदम, मजा आता है यार मेरे को। मैंने 40 खतरों के खिलाड़ी एक टफ शो था भाई, मैं मान सकता हूँ। इट इज अ टफ शो भाई। कीड़े खाने पड़े? अरे भाई वहां जाके मुझे पता लगा मुझे हर चीज से डर लगता है। अच्छा। हाँ भाई, एक तो साउथ अफ्रीका गया कोई, हम में से मतलब पता नहीं आप गए हो साउथ? नहीं, जाना हुआ नहीं है। बहुत रिस्की है भाई वहां पे। हम लोग जैसे ही साउथ अफ्रीका केप टाउन पहुंचे, मैं सुना सुंदर बहुत है। सुंदर बहुत है, लेकिन क्या है कि आप होटल में रुके हो, आपको बोला गया कि बहुत सुंदर है पूरा केप टाउन, सब कुछ वॉकिंग डिस्टेंस है। हाँ। बस वॉक नहीं कर सकते। Really? क्योंकि क्राइम इतना है भाई, शाम को 6 बजे के बाद वॉक ही नहीं कर सकते। हाँ, यही सुना है मैंने कि 6 बजे के बाद नहीं निकल सकते। हाँ हाँ भाई, इधर मलेशियन गैंग है, इधर एक करेबियन गैंग है, इधर कोई अंग्रेजों का गैंग है, बीच में हयात बना रखा है। मैंने कहा कि तो हयात उस तरफ कर लो भाई, इनको लड़ने दो आपस में। अच्छा। क्रेजी स्टोरी है। और ये केप टाउन में हयात सबसे बड़ा होटल होगा भाई, वन ऑफ द बिगेस्ट वन होगा। ऑफ द हाँ, बिगेस्ट, राइट, मतलब और main। सेंटर में एकदम। किसी गलत गाड़ी में मत बैठ जाना वहां पे, जोहानिसबर्ग मिलोगे। हाँ, और जोहानिसबर्ग का कहते खतरा है। मैं हमको उसने बोला कि आपको उबर ही बुक करनी है यहाँ पे, अगर आप कोई गलत गाड़ी में बैठे, कोई पुरानी वैन या वो, तो जोहानिसबर्ग ले जाते हैं और सिर्फ पार्ट्स में ही बेचते हैं आपको फिर सीधा। पर कुछ पैसे तो मांगेंगे ले जाने के बाद। नहीं, पार्ट्स बेचेंगे, उससे क्या कमाएंगे भाई? अच्छा, वो ऑर्गन बेच देगा। ऑर्गन बेच देता तो ज्यादा पैसा आपके पास कितना होगा? हाँ सही बात है, ऑर्गन का सीन ज्यादा है। आपकी जेब में कितना ही होगा जो आपके पेट में होगा। क्रेजी। तो भाई फिर क्यों इन्होंने साउथ अफ्रीका शूट बट करने का साउथ अफ्रीका एज अ कंट्री सुंदर है, प्लस जो एक्शन टीम्स हैं साउथ अफ्रीका की वो बहुत स्ट्रांग है। स्टंट टीम्स वो बॉलीवुड में भी काम करती हैं, बहुत स्ट्रांग है। मतलब 40 दिन में मतलब एक भी गलती नहीं हुई उनसे। अच्छा भाई और स्टंट टीम्स कैसे इन्वॉल्व होती है खतरों में, मतलब उन्हें क्या? स्टंट्स करवाते हैं ना, तो सेफ्टी मेजर्स, अच्छा, सेफ्टी स्टैंड पॉइंट से पूरा इन्वॉल्व होती है। सेफ्टी जो स्टंट डिजाइन करते हैं, जो स्टंट करते हैं, उनके लिए वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है अंग्रेजों के लिए। हाँ जैसे यहाँ तो कभी भाई बंधु में होता नहीं, चल चल कोई बात नहीं, कूद जा, अच्छा। नदी है नीचे। है ना, तो इसलिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको नशे का बताया उसका अभी, किसके? ये साउथ अफ्रीका के। हाँ हाँ हाँ, जो बता रहे थे वो कहानी सुनो तो। भाई हम रियलिटी शूट कर रहे थे, मैं और औरी। हाँ। और एक तो जबरदस्त आदमी है। अच्छा, बढ़िया आदमी है। उसके जैसा कोई आदमी ही लड़का नहीं है भाई। क्यों? मतलब इतना स्ट्रांग हेडेड, इतना बिजनेस वाइज इतना स्ट्रांग, क्लैरिटी ऑफ एवरीथिंग, गुड इन एवरीथिंग। अच्छा, गुड इन एवरीथिंग, इन खतरों ऑल्सो गुड। देखना पड़ेगा। अच्छा, आपको, वो देखना पड़ेगा, वो आपको बता देखना देंगे। पड़ेगा क्या है, बट वो इज गुड इन एवरीथिंग। मतलब उसके वो और मेरी वैनिटी और हम गौरव भाई की वैनिटी सेम थी। गौरव खन्ना। अच्छा, गौरव खन्ना बिग बॉस में जो थे, तो हम लोग बड़ा मजा करते थे। मतलब औरी के साथ थोड़ा बिच करने में भी मजा आता है, मैं मान सकता हूँ। क्योंकि हमारे पास सिर्फ कानपुर की खबर है, उसके बाद पूरे देश की खबर होती है। भाई क्रेजी। अच्छा, तो हम लोग शूट कर रहे थे भाई, 4-5 भिखारी बैठे हुए। किसी ने बोला भाई बच के रहना, भिखारी भी डेंजरस है यहाँ पे। हमने कहा भिखारी क्या डेंजरस होंगे भाई? वो भिखारी ने मेरे सामने अंदर से सिरिंज निकाला, जो उसके पास एक ही सिरिंज था जिंदगी भर का, उसके अलावा उसके पास कोई सिरिंज नहीं था। उसने कोई थैले वैले से निकाला, अंदर गंदा एकदम, उसमें भरी उसने भाई ड्रग्स भरे जो भी होता है। हाँ यहाँ लगाया। तब तक मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ भाई यहाँ से निकला खून। हाँ। उसने मेरी तरफ देखा, चाट गया भाई। और आंख आई कांटेक्ट मेंटेन करते हुए? हाँ, मुझे डराने के लिए भाई। और फिर ऐसा नहीं कि सिर्फ वो, फिर उसने मेरी तरफ सिरिंज किया और सिरिंज यूं कर दिया भाई, और दोबारा लगा लिया भाई। फक भाई, किसी की फट जाए भाई। मैंने पैकअप बोल दिया। चट्टी कह रहे कैमरा उधर पैन करो, कैमरा उधर पैन करो। मतलब ये रियलिटी शूट कर रहे थे, रोहित सर नहीं थे उस टाइम। अच्छा। तो हम ये रियलिटी जैसे बीच बीच के जो होता है वो, अच्छा, वो जो बैठ के बात करनी होती है, या हाँ। कुछ करना है, ऐड शूट करना है, वो बीच बीच में होता था। वो हम किसी ब्रिज पे शूट कर रहे थे भाई। मैंने कहा अगर हमारे पीछे सिरिंज लेके भाग जाए भाई, तो इसकी बॉडी में तो HIV के अलावा बहुत कुछ पॉजिटिव है। हाँ हाँ हाँ, क्रेजी सीन है वहाँ पे। पुरानी सिरिंज तो बहुत क्रेजी बात है। तो डर लगता था वहाँ पे कभी कभी। हम लोग रात को बहुत कम निकलते थे। और कितना 40 दिन का शूट, दिन में कितने? हमने 30-35 दिन शूट किया। और कितने घंटे दिन में? डिपेंड्स, 8 घंटे 10 घंटे। अच्छा, 8-10 घंटे। 8 घंटे। और कुछ भी आप बता सकते हो किस टाइप के स्टंटिंग वंटिंग करवाते हैं? लाइक अरे भाई बहुत डेंजरस स्टंट्स है भाई, वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ से कूदना, वहाँ से कूदना, कूदना है। खाना पीना। ऑडिशन जब मेरा ले रहे थे तो मुझसे पूछा था, उन्होंने कह रहे थे आपको आग से डर लगता है? मैंने कहा वो डिपेंड करता है भाई कितनी लगी हुई है। Really? अगर आप मोमबत्ती की बात करो तो मेरे को कोई डर नहीं है। अरे भाई अगर जंगल में बॉनफायर चल रहा है तो हम भी पार्टी करेंगे। हाँ, right. लेकिन अगर पूरा जंगल जल रहा है तो हाँ। तो मैं छोड़ो, आप भी भागोगे। अच्छा, ऑडिशन भी होते हैं इसके प्रॉपर? ऑडिशन मतलब दे टॉक टू यू, दे अंडरस्टैंड योर साइकी, कि आप स्टंट्स को लेके कितना कंफर्टेबल हो, किन चीज़ों से आपको डर
डर है। एक बार उनको पता लग जाता है कि किस चीज से डर है तो फिर फिर वही देते हैं आपको। अच्छा ये भी रहता है क्या? नहीं मतलब दे अंडरस्टैंड व्हाट इज योर साइकी, मतलब स्टंट्स को लेके कंफर्टेबल, मेंटली कितना स्ट्रांग हो आप, फिजिकली क्या स्ट्रांग हो, तो वो सब चीज़ें चेक होती हैं बेसिकली। मेरे को भी लगता तो ऐसा ही है कि जैसे अगर हम रियलिटी शोज देखते हैं, कुछ तो रिसर्च और प्लानिंग पहले होती ही होगी भाई। हाँ भाई ये तो पूरा रियल है भाई, खतरों इज फुल रियल भाई। मतलब जितनी हाइट पे वो लेके जा रहे थे, मैंने कहा उससे नीचे तो इंडिगो के जहाज उड़ते हैं इंडिया में। मतलब टू जंप, मतलब yeah they you have to do stunts on that height and everything. It's actually mentally and physically very Taxing. taxing तो बाद में आता है, demanding है पहले you have to approach, but I did good, अच्छा किया मैंने। अच्छा। और रात को जब वो खत्म होता है उसके बाद भाई मतलब आपके पास कोई स्कोप तो होता नहीं, और घर जाके तड़स हो जाते हो। हाँ तड़स हो जाता होगा आदमी। आप पहुंचे होटल में और नींद आ गई आपको। हाँ राइट। और कुछ बिना 3-4 दिन बाद अलार्म की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। 4:30 बजे मैं डर के उठ जाता था, उठ के जाना है हमको। क्रेजी। अच्छा। और इतना थक जाते थे कि रैंडम टाइम पे आंख खुलती थी, 2:53 पे आंख खुल रही है, 3:11 पे आंख खुली। मैंने क्या टाइमिंग है आंख खुलने की, बट because you had that anxiety in you ना कि आज कुछ नया होगा, और पता होता है रोज क्या होने वाला नया। नहीं वहीं जाके वहीं जाके अच्छा स्केड्यूल भी पता था। सरप्राइज है क्या, किसको ये भी नहीं पता कि किसको करना है। अच्छा ये भी नहीं पता होता कि आज स्टंट भी किसका है। काफी तो मतलब शूटिंग में मजा तो आता होगा। मजा बहुत आता था जिस दिन मेरा स्टंट नहीं होता था। नाइस। जैसे ही सर बोलते थे आज करण भाई और ऋत्विक करेंगे, मैं कहता बहुत बढ़िया। अब मैं अब चाट पूरा अपना, अब देखता हूँ मैं तेरे को। हाँ अब मेरे को कोई डर नहीं। उस टाइम में ओके। कुछ चीजें तो होती हैं जिस इंसान से सबको किसी ना किसी को किसी चीज से डर लगता ही है। राइट। वो लोग कहते हैं कि आप ओवरकम करो फियर। मैंने तो बोल दिया था एक दिन सर को, मैंने कहा देखो 1-2 मैं वापस भी लेके जाना चाहता हूँ यहाँ से। हाँ। मैं सारे ओवरकम नहीं करना चाहता। फिर मैं करूंगा क्या जीवन में? इंडिया में क्या करूंगा, मुझे डरना भी तो आ गया। Damn, अच्छा। इट्स अ गुड शो। और कंपेयर्ड टू ट्रेटर्स कैसा रहता है? ट्रेटर्स वाज थोड़ा रिलैक्सिंग होगा। वो थोड़ा रिलैक्सिंग था कंपैरेटिवली, उसमें स्टंट्स कुछ थे नहीं। हाँ। प्लस आपको ट्रेटर्स मुझे थोड़ा वो लक वाला भी लगा कि अगर आप इनोसेंट बन गए हो तो ट्रेटर पे डिपेंड करता है कि वो किसको मारना चाहता है। हाँ। और रात को आपको मार देगा तो आप कर क्या लोगे? हाँ। आपको तो पता भी नहीं, आपको तो चिट्ठी आनी है सुबह एक कि भैया यू हैव बीन मर्डर्ड, जो भी इंग्लिश में बोलते हैं मर्डर। हाँ। निकल लो। अच्छा 14 दिन का तो शूट ही है उसका। अच्छा वो 14 दिन इतना टाइम ही नहीं होता है ना। अच्छा। यहाँ पे स्टिल यू हैव टाइम टू डू द स्टंट्स, प्री एलिमिनेशन है, एलिमिनेशंस हैं, उसमें राउंड में टाइम मिलता है आपको प्रूव करने का, टाइम एंड अगेन। वो इम्पोर्टेंट है। ऐसा होता है भाई कि जैसे मान लो अब वो आपको ऊपर ले गए, अब कूदना है कहीं से भी, अब भाई नहीं कूदना, मेरे को डर लग रहा है, फट रही है, फिर क्या होता है? करना पड़ता है फिर भी? अबॉर्ट होता है फिर। अच्छा अबॉर्ट हो जाता है। मतलब यू कैन नॉट डू इट, ऐसे यू आर नॉट अलाउड टू डू इट। हाँ। बट अब फटी में तुम बेंच जमीन पे ऐसे कर तो क्या करेगा भैया, मेरे मुंह से निकल गई। तो वो वाला अगर सिचुएशन आ गई भैया कान पर, तो वो अलग सीन हो जाता है। बट यू शुड नॉट अबॉर्ट, यू शुड जस्ट डू द स्टंट्स। मतलब यू हैव टू ट्राई द स्टंट्स। That is the point. That's why you are there. अब वही बात है ना कि अगर 12 लोग गए और सारे करने लग जाए तो शो कैसे बनेगा ना। राइट। एक ना बीच में वीडियो आया था, पता नहीं आपके स्क्रीन पे आया कि नहीं, ब्राजील में या कहीं पे ना एक बंजी वाला सिचुएशन था। एक लड़की बंजी कर रही थी, देखा था आपने वीडियो? सब आ रहे थे और उसी के आसपास हमारे स्टंट चल रहे थे वहाँ पे, और उसी दिन वो वीडियो आ गया। मैंने कहा मैंने अपनी टीम को सबको दिखाया, मैंने कहा भाई तुम लोग हार्नेस चेक तो करते हो ना, कुछ दिन पता चले। व्हाट का मतलब आप बिना, मैं समझ रहा हूँ हम इंडिया से, हमारे यहाँ भी बहुत कुछ हो जाता है, पर बिना हार्नेस के ही फेंक दिया उस बेचारी को भाई, बोरी की तरह फेंक दिया उसको बेचारी को। बताओ क्या हुआ भाई, क्रेजी था वो तो। उसको लास्ट सेकंड में रियलाइज हुआ होगा कि बांधा ही नहीं, और कैसे नहीं चेक किया ना। मतलब ये तो एक ही तो काम है साले तेरा, एक ही काम है टोटल। हाँ मतलब मैं तो भाई खुद भी चेक करता था कभी, है ना भाई। क्रेजी। जबकि मुझे जाके मना ही करना कि मैं नहीं कूदूंगा, लेकिन कल परसों मैं वो वाली वीडियो दोबारा देख रहा था, वो पैराग्लाइडर वाला याद है? लैंड पे ज्यादा ले ले, करा दे लैंड करा भाई, क्योंकि डर तो लगता है, बहुत डर लगता है। हाँ आसान कुछ चीजों से बहुत डर लगता है। मतलब आप ये कैसे कह सकते हो ना, क्योंकि वो साउथ अफ्रीका है ना, तो वो एनिमल सेफ्टी को लेके बहुत वो है वो लोग, और एनिमल के स्टंट बहुत होते हैं। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि हाथ में हमारे मगरमच्छ पकड़ा दिया और फिर एक अंग्रेज आके कह रहा है कि
इसको कुछ होना नहीं चाहिए। भाई साले मेरे को कुछ नहीं होना चाहिए। कहते रहिए मगर बचाइए मुझसे वो इसको बोल कि मुझे कुछ नहीं होना चाहिए। है, उसके मुंह में अगर मेरा मुंह चला गया तो मैं तो किसी को मुंह दिखाने आप समझ रहे हो। तो उसको कह रहे नथिंग शुड हैपन टू द एनिमल। मैंने कहा मगर बचाइए, तुझे क्या लग रहा है हाथ में मैंने मक्खी पकड़ी हुई है साले। मैंने सुना वहाँ के जानवरों का सीन बड़ा क्रेजी है ना ओवरऑल। साउथ अफ्रीका में जो सफारी करी कुछ कर ही नहीं पाए। अच्छा कर ही नहीं हालत ही नहीं बचती थी सफारी की। मतलब आगे बंडों के सो जाते थे एकदम ऐसे थक के, अचानक से 4:30-5 बजे आँख खुल जाती थी, फिर जाना है, तैयार होना है, बस चालू। मतलब जब स्टार्टिंग में हम सब गए थे ना तो बस के अंदर बड़ा डांस वांस होता था जब हम करने जा रहे थे। 7-8 दिन बाद इतनी शांति होती थी कि चुपचाप कहाँ जा रहे हैं हम लोग आज कहाँ चाय पीते हुए। हाँ बट मजा आया। अच्छा एक्साइटिंग शो है, इट्स अ गुड शो। हाँ सही होगा। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। मेरे को लगता है एक शो कंटेंट वाइज इट्स वेरी गुड। अच्छा इस बार कंटेंट बहुत अच्छा है। पर आपको रियलिटी शोज में मजा आ रहा है? हाँ मुझे है कि साल में जब मैं 4-7 महीने शोज करता हूँ ना, मैं 12 महीने शोज करता हूँ, लेकिन अगर मैं 6-7 महीने शोज करता हूँ और मैं 3-4 महीने ये करूँ ना तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है कि इससे मेरी एक अलग ऑडियंस बनती है। लेकिन करूँ ऐसे ही क्योंकि मैंने केबीसी कर लिया था। अब केबीसी करने के बाद मजा तो बहुत आया और ऑडियंस बनी वो वाली जो सारी फैमिली थी, फिर वो मेरे लाइव शो में आए। तभी मैं देखूं क्राउड वर्क वाली रीलों पे गालियां क्यों पड़ रही है भाई को। तभी कुछ जोक लैंड नहीं कर रहा है, ये दिक्कत हो गई। बाप बेटा इकट्ठे आ रहे हैं, हमने आपको केबीसी में देखा था, अलग अलग वापस जा रहे हैं। आपकी फैमिली क्या कहती है भाई किस बारे में? आपके जोक के बारे में? यार फैमिली का तो अब यही है कि आई थिंक ये इंटरनेट की जो ऑडियंस है ना, जितने भी लोग कमेंट करते हैं उससे तो ज़्यादा ही वोक हो गई है मेरी। मतलब वो कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, किस सेंस में कहना चाह रहे हो कि उसके ऊपर मूव ऑन कर गई है? मतलब मेंटली वो हो गए हैं। एक्सपोज नहीं कहते, क्या कहते हैं उसको, अपग्रेड कहते हैं। हाँ मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हो। मतलब वो समझ गए हैं कि ये बात इसने जोक के लिए बोली है, ये बात इसने है। वो भी मेरे से बोलते हैं गाली कम कर दे बेटा थोड़ा, या कुछ कर दे, या मेरे घर वाले भी समझाते कहते हैं, रहते हाँ, हैं, हाँ। समझाते रहते हैं मुझे कि बेटा पंगा न लें कि दो, किसी डेंजरस शहर जाता हूँ है ना, तो बेटा चुप रही, क्राउड वर्क आज करना। अभी मैं मेरठ जा रहा था करने अभी, तो मम्मी ने बोला बेटा आज क्राउड वर्क मत कर रही हो, आज तो जोक सुना के आई हो बस टोटल। हाँ जो तेरे पास है 1 घंटा चुप करके सुना के आजा, पैसे कमा के आजा, ये सब मत कर। हाँ भाई टेंशन तो होती होगी। टेंशन होती है उनको, बिकॉज उनको अब माहौल समझ में आ गया इंडिया का। वो यहाँ पे आओगे आपको किसी मतलब मेरठ में तो अभी पिछली बार हमने जो सिक्योरिटी रखी थी उसी को चाटा मार दिया किसी। यूपी ऑन टॉप। भाई मैं सोच नहीं सकता यूपी में परफॉर्म करने जाना। मैं फोटो करा रहा था, मेरा बेचारा बाउंसर भी है, वो गाड़ी भी चलाता है, वो आया उसके बाल यूं थे, मैंने कहा चाटा मारा गया किसने, कह रहा हाँ भैया। क्योंकि बाल ऐसे तो पता लग जाता है कि किसी ने हिलाया है। और वही है, रात को बहस भी नहीं कर सकते, लड़ाई भी नहीं कर सकते। और किस बात पे मारा कुछ नहीं पता। फोटो अच्छा। फोटो के लिए मैंने बोला था कि करके आएंगे, तो घुसने की कोशिश कर रहे थे। तो वो एक ही बंदा था जिसने ऐसा किया था, और वो शो में भी कर रहा था। तो हमारे शो में ना हर टीम मेंबर को ऐसे ग्रीन लाइट होती है कि अगर कोई रिकॉर्डिंग कर रहा है तो उसको ग्रीन लाइट मार देंगे, प्लीज़ रिकॉर्ड मत करिए, डिस्टर्ब हो रहा है, ये करिए। तो उसको मार रहे थे ग्रीन लाइट, हमारी टीम मरी, तो उसने ग्रीन लाइट छीन ली और मुझे मारने लगा। मैं कहूँ मेरी टीम मुझे क्यों परफॉर्म करने से रोक रही है? फिर बाद में पता लगा ये भाई आदमी था भाई, कह रहा भैया इसने ग्रीन लाइट भी छीन ली थी। और भाई कॉमेडी में ना मैं एक वो करने गया था, लूज इमोशंस, विदित और इसका कौस्तुभ का। उसमें ना एक बंदे ने ना थोड़ी सी पीली होगी वहाँ पे। अच्छा, हाँ शो में। हाँ भाई वो किसी ने कुछ बोल दिया, वो तो खड़ा ही हो गया लड़ने को भाई। अच्छा। वो लड़ने को खड़ा ही हो गया, फिर उसको बैठाया, वो शांत हो गया बहुत जल्दी, 3-4 सेकंड में डीएस्केलेशन हो गया। बट अगर राउडी ऑडियंस हो और थोड़ी सी भी बियर हो अवेलेबल, हाँ फिर तो आप क्या हो, फिर तो कोई वही है। हाँ भाई, तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि इंटरनेट पे किसी के द्वारा कुछ बोला गई बात को आप स्टिल सुनो, आपको गलत लगी, ओवरऑल आपने डिसाइड किया कि ये बात गलत थी, उसको पनिश करो, उसकी सज़ा बनती है, जो भी बनती है, देयर इज़ अ प्रॉपर सिस्टम टू इट। लेकिन अगर आप सही में ठीक करना चाहते हो तो आपको ऑफलाइन ठीक करना पड़ेगा। ऑफलाइन इंस्टाग्राम पे जितना गंद मचा हुआ है ना, वो कभी ठीक भी नहीं कर पाएगा कोई, समझे? आपको बता रहा हूँ ये बात, ये ऑफलाइन ठीक करना पड़ेगा। ऑनलाइन देखो मैं एक बात बताऊँ, इस बात में इतनी सब इतना ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, बट जैसे कि लेट से प्रणित है या उसके साथ कांड हुआ, उनको मेंटालिटी बोल दिया गया, मेंटालिटी हो, बट दोज गाइज आर नॉट दैट मेंटालिटी गाइज। मतलब मैंने गौरव खन्ना से उस दिन पूछा था, अभी मैंने उसके साथ था बिग बॉस में, कह रहा प्रणित सबसे ज़्यादा ध्यान रखता था लड़कियों का वहाँ पे,
बिग बॉस में, यूज्ड टू टेक केयर ऑफ गर्ल्स, यूज्ड टू हैव एवरीथिंग। कभी कभी फ्लो में भी हो जाती है गलती। हर आदमी जो पब्लिक स्पेस में काम करता है, सबको इतनी नॉलेज नहीं है लीगल की या बातों की, या क्या निकल गया दिमाग से या क्या हो गया। सज़ा भी बनती है, ये भी मैं नहीं कह रहा, सज़ा भी दी ही है, कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन सज़ा के लायक बहुत जनता है जो छुपी हुई है ना, फिर देनी तो पड़ेगी। फिर दो या तो सबको, और ढूंढो पूरा इंस्टाग्राम पे बहुत। आप खुद 4 दोस्तों के साथ बैठ जाओ, आपकी 3 बातें ऐसी निकल आएंगी जो सज़ा के लायक हैं, वो कोई ध्यान नहीं देगा। कर्मा तभी तक अच्छा लगता है जब तक दूसरे पे आ रहा हो। जिस दिन अपने ऊपर कर्मा आता है तो हम कहते हैं अरे मैंने क्या गलत किया था, कर्मा की ये प्रॉब्लम है। इसलिए मतलब मैं तो उसी चीज़ में मानता हूँ, मतलब कि हाँ यार, मतलब जिसकी है, मतलब अगर मेरे से कोई जोक गलत आया है, हम आजकल पिछले 3-4 साल से तो बहुत लीगल चेक करा के जोक्स डालते हैं, तब भी गलती हो जाती है। मतलब इतनी किसको क्या पता कि लीगल में क्या लिखा है, ठीक है। और भाई जहाँ पे हमारे लीगल में तो ये लिखा है अगर इमोशन हर्ट है ना किसी पॉपुलेशन के, तो वो एफआईआर बन जाती है। अब वो इमोशन हर्ट तो कंप्लीटली सब्जेक्टिव मैटर है ना भाई। हाँ है ना। अब इंटरनेट पे आपने एक बार सॉरी बोल दिया लेट से किसी को, है ना, अब 3 दिन बाद किसी और बंदा आया, उसने बोला यार मैंने तो इसका सॉरी आज तक देखा ही नहीं, मैं भी मंगवाऊंगा। इंटरनेट क्या छोटी जगह है क्या? सही कह रहे हो। रोज मांगते रहे माफी, बस काम धंधा बंद करें, रोज माफियाँ मांगते रहे। तो लेट द अथॉरिटीज डू द गेम, एंड जो जितनी भी मॉरल पुलिसिंग है और जितनी भी वो है, आप मैं आपका दर्द समझ रहा हूँ, लेकिन एक बात बताओ, एक आपकी ये रील है माँ वाली मनहर के साथ, हम लोग रिसर्च कर रहे थे, हमने उसमें खोज के निकाली। उनसे बात करो ना भाई, वो जो लोग उस कमेंट सेक्शन में सब नाराज है आपसे, एक बार निकालियो भाई, चलाइयो मत, हम पे भी कलेश हो जाएगा। वैसे ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे उसमें ऐसी कोई बात है नहीं। एक्चुअली वो जो रील है वो उस जिस तरीके से ली गई उस तरीके से मैंने वो बात ही नहीं बोली थी। मैंने एक सिचुएशन की बात बोली थी, और पहली लाइन उस रील की जो नई डली हुई है या कुछ उसमें है कि there should always be a balance between the relationships, whether मदर है या वो है। मैंने ये तो बोला ही नहीं कंपैरिजन, मेरा क्या काम है भाई आप कंपैरिजन की बात चल प्ले कर दे, वैसे कोई बात नहीं है, इट इज देयर इज नथिंग इन इट। मतलब मैंने जब ये सुना ना तो मेरी टीम ने बोला ये कंट्रोवर्शियल रील है। नथिंग इन इट गाली खाएगा, मैं तो बोलता ही नहीं चुप करके। मैं तुझे अगर गालियां दिखा दूं जो लड़कियों ने दी हैं तो तू क्रेजी गालियां हैं भाई। उसको तो दी नहीं है भाई। अच्छा डीएम में अलग गालियां हैं क्या, दिखाना भाई। मतलब लिटरली इट इज दिस काइंड ऑफ वीडियो, मेरे हिसाब से, हो सकता है मेरे को गाली पड़े, जहां आप इसको सुनोगे एज अ लड़का ना तो आप बोलोगे ठीक है, मतलब कोई ऐसी बात नहीं है, ये सब लड़कियों ने दिए। पर अगर आप लड़की के एंड से सुनोगे ना तो इससे गंदी कोई बात नहीं है। मतलब अपेरेंटली दिस इज व्हाट आई एम रीडिंग फ्रॉम दिस सिचुएशन, कि जब मैं पहली बार वीडियो देखा मैं बोला इसमें कुछ है नहीं, आदमी ने बस ये कह दिया कि भाई टोका मत करो अपने पति को। मैंने उस एंगल से ही नहीं बोला था। अच्छा, मैंने एक बैलेंस के एंगल से बोला था, एक सिचुएशन के लिए बोला था कि अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो। हाँ, अदरवाइज फेमिनिज्म मैं हूँ या तू है या जो तेरे कैमरे या जितने भी लोग इस कमरे में बैठे हैं, ये फेमिनिज्म हम लोग को क्या पता नहीं है क्या है क्या। हमें नहीं पता कि हमारे घर में क्या बहनें नहीं है, हमें नहीं पता कि उनकी शादियाँ नहीं हुई कि कैसे वो मैनेज कर रहे हैं। हमको भी पता है इक्वालिटी होनी चाहिए, हमको भी जहाँ पे इक्वालिटी सिखानी है वहाँ तक इंटरनेट अभी पहुँचा ही नहीं है ना। मतलब आप जवाब कैसे दोगे इन चीज़ों का? नहीं मैं सुन तो ले एक बार। हाँ आप मेरे को दिखाना, बट मेरी रीडिंग एक्चुअली प्ले तो पढ़ भी नहीं पाएगा, एक लड़की ने लिख के भेजा मुझे। ओह माय गॉड, तू पढ़ भी नहीं सकता। मतलब बीच में सिर्फ तू लिखा है जो एक ऐसा वर्ड है जो मैं पढ़ सकता हूं। तेरी बाप माँ, हाँ कुछ नहीं छोड़ा, ये लड़की ने लिखा है मेरे को। और मतलब इट जस्ट डिफीट्स द पर्पस। और क्या? और सुन ले, अपनी कॉमेडी मुजरा दिखाने मत आइयो, देहरादून साले, वहीं हरिद्वार पहुंचा दूंगी तेरे को। ओह माय गॉड, आप समझ रहे हो? यार बच्चे पैट्रियार्की, मतलब ये, मतलब आप एक बात आपको बुरी भी अगर लगी है या आपने गलत भी समझ ली तो उसके ये जवाब है। चलो छोड़ो वो बात छोड़ो। अब देखो हम पब्लिक में, हमारा दर्द कोई नहीं सुनने वाला भाई। हमारे दर्द पे लोग हमें पर्सनली गाली पड़ी, जवाब नहीं दिया, हमें उतने ही कितने पैसे जवाब दे लूंगा। रोज 4 लड़कियां आती हैं जवाब देती हैं। मैंने एक इमोशनल एंगल से बोला था, एवरीथिंग इज नॉट कंपैरिजन। राइट। अगर मैं ये बोला था कि यार मेरी माँ रात को भी जग जाती, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसको जगा रहा हूँ सच में। राइट। मैंने अपना सक्सेस के बाद जितना अपने माँ बाप को करके दे रखा है ना, वो उसी में बहुत खुश है। वो बोल के वो कहते बेटा हमारा मन पूरा हो गया, अब हमने इतना करके दे दिया है। तो मैं उनसे वो काम करवा नहीं रहा। मैंने एक इमोशनल एंगल से बात बोली थी और लाइव ऑडियंस ने उसको अप्रिशिएट किया था, तो मैंने डाल दी थी। बट हमको ये नहीं पता कि वो एंगल अलग है आ जाएगा, या उसमें से वो पैट्रियार्की कंपैरिजन्स इतना। मैं आपको एक बात बोलता हूँ भाई, देखो मेरी समझ, मैं बहुत यंग हूँ इस करियर में, आपके मुकाबले तो बहुत ही यंग हूँ, 2-2.5 साल हुए। मेरे को ऐसा लगता है हमारी गालियाँ और चेक बराबर के होते हैं, जितनी गालियाँ उतना पैसा।
हमारी इंडस्ट्री में खामी ये है कि हमें गाली पड़ेगी और हमारे दुख को कोई नहीं समझेगा। ना समय के दुख को कोई समझेगा, ना रणवीर के दुख को कोई समझेगा, ना प्रणीत के दुख को कोई समझेगा। वो तो तुम्हारा बनता ही है। मैं इस वीडियो में हैरान इस बात से हूं, और एक्चुअली हिमांशु प्ले कर दियो भाई, ये ना हमारी सोसाइटी की एक बहुत दुखती नब्ज पे हाथ रखती है। वो है एक बीवी और एक माँ और उसके बीच में जो मर्द है, और इन तीनों का जो डायनामिक है ना भाई, बहुत टूटा हुआ है भाई ये डायनामिक। मैंने उसी बैलेंस की बात करी थी रिश्ता चलाने के लिए। मैंने कभी कहा ही नहीं था कि इसको यहाँ से मिला दो, इसको कंपैरिजन कर दो। मैंने एक बैलेंस की लाइन स्टार्टिंग में बोली थी, या तो उस रील वो पूरी वीडियो भेजेगा देखेगा तो उसमें वो बैलेंस की लाइन है कि एक बैलेंस क्रिएट करना चाहिए। मैंने उस एंगल से बोला था, लेकिन उसको उठाते उठाते भाई सब गाली और इतनी गाली। अब उनके भी व्यूज आ रहे हैं, वो भी कमा रहे हैं अपना। अच्छा, पर एक बार प्ले करियो भाई का ट्रॉमा। मम्मी वर्सेस गर्लफ्रेंड, हर्ष गुजराल सैवेज टेक ऑन गर्लफ्रेंड एज वाइफ्स। देखो इसमें बैलेंस वाली लाइन नहीं है जो इससे पहले बोली गई है। अभी तक मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। पॉज। ऐसा है, आप स्टेज पे इम्प्रॉम्प्टू की बात बोल रहे हो, पर ऐसा तो है नहीं ना कि समाज में ऐसी लड़कियां नहीं है जो अपने मर्दों को नॉन स्टॉप नहीं टोकती। आँख खोल के देखो, बथेरी हैं, मतलब हाँ होती हैं। आपने उनके लिए बोल दी। मेरे को लगता है लोग ऑफेंड इस बात से हो गए कि आपने ये बोल दिया कि फिर वो अपनी मम्मा की गोद में जाके भाग जाते हैं। ऐसा थोड़ी होता है। अब जो पापास प्रिंसेस होती है, बाप की शादी करके बैठी होती है। मुझे कितनी लड़कियों ने बोला तुम माँ से शादी क्यों नहीं कर लेता, माँ से क्यों नहीं कर लेता। अरे माँ से क्या, अब ये डैडीज प्रिंसेस जो होती है वो बाप से शादी थोड़ी करते, वो तो एक इमोशनल कनेक्ट है ना आपका अपनी मदर से। और वो आप एज अ गर्ल भी होगा आपका, ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़कों का है। सभी पेरेंट्स तो दोनों से प्यार करते हो ना। तो मैंने एक बैलेंस बनाने के लिए बोला था, उसी लिए आप बोल रहे हो कि ऐसी सिचुएशन है जो मार्केट में या सोसाइटी में बिल्कुल है ना। तभी तो आपने शादी नहीं करी है, तभी तो आपको पता है कि मैंने तो 2-3 रीजन पे नहीं करी, एक खुद नहीं करी, एक दोस्तों की हालत देख के नहीं करी। भाई मैं आपको सही बता रहा हूँ, मैं जब से शादी करी है और उससे कुछ महीने पहले से ही मेरे को लोगों ने ना वार्न करना शुरू कर दिया था। मैंने बोला पहले बताते 5-7 साल तो लाइफ की ओरिएंटेशन ही वो नहीं बनाते ना। अब तो हम आ गए, अब तो करके बताते। तू यूएस में पढ़ाई कर रहा था, हम फरीदाबाद धक्के खा रहे थे। वहाँ बहुत अलग दिक्कतें है भाई, वहाँ वाली दिक्कतें बहुत अलग है। मैं अपने आप को बहुत लकी समझता हूँ, क्योंकि मेरी सिचुएशन ऐसी है कि आधी दिक्कतें वहाँ की, आधी यहाँ की, दोनों नहीं टिकती, लड़ाई होके ही नहीं देती। हाँ, और आपका तो वो विदेशी भी है ना। हाँ, विदेशी मामला है ना, कल्चर का भी तो फर्क होगा। प्रिसाइसली। वो भी तो है। अब आप करवा लो, सास बहू की लड़ाई हो ही नहीं सकती, अंग्रेजी में करनी पड़ेगी। चाल खेल गए बिल्कुल गुप्ता साहब, ठीक है। मैं भी इस बार साउथ अफ्रीका जाऊंगा अगर। हाँ, गेम यही वाली खेलना बाबू, कैरेबियन गैंग से उठा के लाऊंगा। लड़ाई नहीं दिखाओ। क्योंकि भाई मैं आपको सही बताऊं, मेरे को लगता है अब मैं अपने दोस्तों को जो अरेंज मैरिज वगैरह करें, मैं उनको सबसे पहले एडवाइस देता हूं, अपनी बीवी को अपनी माँ से मिलवा लेना और दोनों को ना 2-4-5 दिन पटा लेने देना। अगर नहीं पड़ती प्लीज मत करना, और अगर नहीं पड़ती घर अलग कर देना, किचन अलग कर देना छूटते ही। सबसे बड़ा न्यूक्लियर बॉम्ब है भाई मर्द के जीवन में ये। अच्छा। अरे भाई आप देख रहे हो मैं कितना कम बोल रहा हूँ इस टॉपिक पे। मैं भी यही सोच रहा था कि कब आएगा जोक। मैं जोक के चक्कर में ना बहुत डरा हूं, क्योंकि मुझे इससे पड़ती है बाबू, खतरों के खिलाड़ी में ये दिखाओ। मुझे 300 फीट से फेंक दो आप, लेकिन मुझे ग्राउंड पे बैठ के ये माँ और बहू वाली नहीं चाहिए। ओह माय गॉड भाई, यार ये बहुत सीरियस मुद्दा है भाई, और तो ध्यान गालियां। रखिए अपना। पर आप शादी क्यों नहीं करते भाई? यार शादी मैं कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है शादी नहीं कर सकता मैं, बट ये आप सोचते हो इस बारे में? मैं नहीं सोचता, मेरे माँ बाप पूरा दिन सोचते हैं बस, उनको ये प्रॉब्लम है। प्लस मेरे 3-4 दोस्त हैं, अब क्या हो गया वो 4 दोस्त हैं मेरे और मैं 5वां दोस्त हूँ, उन चारों की हो गई है और मेरी नहीं हुई है। हाँ। तो अब मेरे साथ दिक्कत ये है कि भाई उनको देख देख के भी मुझे लगता है कि भाई क्यों घुसना, मतलब सही लगता है क्या ये? भाई कॉमेडियंस में से कोई नहीं करता शादी, मतलब बहुत कम कॉमिक्स की, क्योंकि कॉमेडियंस जोक जो है सोसाइटी से उठाते हैं। हाँ। इसका मतलब समाज तो हमने देख ही रखा है ना। वो सारे मतलब वो मुझे फोन करके कहते हैं कि जब हमारे घर पे आएगा तो ये बोल दियो। तो हमारा भी चांस बन जाएगा बाहर जाने का। समझ रहे हो? ये एक अलग रियलिटी है भाई, दिस इज अ वेरी डिफरेंट रियलिटी। उनको उनकी मतलब मैं भी उनको घुमाने ले जाना था, अभी मेरा दुबई में शो था, तो सबने ये बोल दिया कि अपनी बीवियों को कि हर्ष का बहुत बड़ा शो है, हमें सपोर्ट करने जाना है उसको। दुकानदार हो तुम साले, एक का दुकान में शीशे का काम है, एक का लकड़ी का काम है।
एक कहीं आईटी में जॉब कर रहा है, मुझे क्या सपोर्ट करोगे? कहीं हर्ष डर ना रहा स्टेज पे, मेरे को जाना पड़ेगा। मैंने उनसे ग्रुप पे बोला, मैंने कहा तुम मुझे क्या सपोर्ट करोगे? कह रहा है तू बोल देना यार, हम जो करना होगा कर लेंगे। मेरे शो में भी नहीं आए वहां पे। अच्छा, अपना घूमने निकल गए। अब पता लगेगा, भाभी सारी सुन रही होंगी ये बात, अब कटेगी रील इसकी। हाँ एक्चुअली यही है। मेरा एक दोस्त पता है अपने मुंह से क्या कहता है, भाई पहले बाप से डरा हूं, अब बीवी से डरता हूं। लाइक व्हाट इज दिस वर्ल्ड, लाइक ये कब में हो गया? एंड ऐसा नहीं है, ऑपोजिट साइड भी बतेरे केस होते हैं, बट बहुत साइड है। अब मैं बहुत साइड की बात करता हूँ। एक वीडियो बना दो बाप और पति पे, एक वीडियो बना दो भाई। बाप पति पे बनाते हैं भाई, क्रेजी वीडियो बनेगी। हाँ, वीडियो आएगा कि मैं सबको पतियों को ये कहना चाहूंगा कि तुम बोलते हो ये कपड़े मत पहनो, फिर तभी तो पापास प्रिंसेस बनती है। ये बना दो एक वीडियो। बाप तो बनियान में घूम रहा है। तो मैं तो बोथ साइड की बात करता हूँ, और बेसिकली पता नहीं होता क्या चीज़ कंट्रोवर्सी बन जाए, बट मुझे सिर्फ लड़कियों की गाली आई, किसी एक भी लड़के की गाली नहीं आई। लड़के ने मन में देके छोड़ दी होगी भाई। इस बात पे तो देंगे भी नहीं गाली। इसी बात की बात कर, हाँ इस बात पे नहीं गाली देंगे। इसी बात की बात कर रहा हूँ, मुझे किसी लड़के की नहीं। इनफैक्ट लड़कों ने बहुत अच्छा मैसेज किया मुझे, जो परेशान थे अपनी उस सिचुएशन को लेके। ये एक ट्रेजेडी, मतलब मैं आपको कैसे बताऊं कि अगले दिन मैं फ्लाइट में था, और ये आई स्वेयर ये ट्रू स्टोरी है। ये मतलब मैं रोजी रोटी पे बैठा हूँ आपकी। भाई हमारे में ना अच्छा क्या है, गेस्ट बोल के जाता है, हम तो सिर्फ हंसते हैं। घटता गेस्ट का ही है भाई। हाँ। I'm just saying, अगले दिन तो ये वीडियो आ चुकी थी, तो अगले दिन मेरी फ्लाइट में बगल में एक बंदा बैठा था, वेरी गुड बिजनेसमैन, और ये वो तो फैन भी था, उसने बड़े अच्छे से मुझसे मिला, एंड कह रहा पाजी आपकी उमा वाली वीडियो देखी यार, इट इज़ माई लाइफ स्टोरी। मैंने कहा आप सुनाओ अपनी लाइफ स्टोरी। तब तक मैं ट्रोल हो रहा था उसमें, ऑलमोस्ट शुरू हो गया था। मैंने कहा सुनाओ। कह रहा यार मैं ना, मेरा डिवोर्स ऑन द वे है। तो मैंने कहा क्या रीज़न है? कह रहा यार अब हो नहीं पाता है, बस ये बैग खोला उसने अपना, और ये ट्रू स्टोरी बता रहा हूँ मैं आपको 100%। इसमें कुछ भी एक लाइन भी ऐसी नहीं बोलूँगा जो अलग हो, कि जा रहा हूँ पंजाब, गाँव अपने, लैंड करूँगा फ्लाइट से, बाय रोड जाऊँगा, मम्मी से मिलने जा रहा हूँ। कह रहा मेरा 8 से 10 लाख महीने का पैकेज है, और मैं मम्मी को साथ नहीं रख पाता हूँ, और मेरे दोनों पैर भी नहीं है, मम्मी के पैर भी नहीं है, गाँव में अकेली रहती है वो। आज मुझे ये 2 साड़ियाँ खरीदनी है अपनी माँ को देने के लिए, तो मैं छुप के खरीद के लाया हूँ। अब आप रीज़न सोच लो डिवोर्स का क्या है। और वो रोने लगा बोल के। तो आई एम नॉट सेइंग कि इधर से गलतियाँ किसी की नहीं है, उधर से, आई एम जस्ट सेइंग अबाउट दैट सिचुएशन ओनली। और ये एक सिचुएशनल बात ही करी थी मैंने ये किसी को पॉइंट आउट करके कंपैरिजन्स का मेरा कोई काम नहीं है, ना मेरा टाइम है इतना मेरे पास। बट जो ऐसे कुछ केसेस हैं, या काफ़ी हैं, ऐसा एक नहीं है, बहुत होंगे, हर तरफ से केसेस हैं, हर तरीके के केस हैं। तो कहीं सास ऐसी है, कहीं बहू ऐसी है, कहीं पति ऐसा है, कहीं बाप ऐसा है, भाई है। हाँ। तो आप हमेशा जब भी हम कोई बात बोलते हैं तो कोई सिचुएशनल वो होती है कि उस पर्सपेक्टिव से होती है कि अच्छा अगर ये वाली सिचुएशन है तो मैं ये कह रहा हूँ। मैं जनरलाइज नहीं कर रहा उस बात को। कंपेरिजन्स करके हम जी लेंगे क्या? अगर हमें भी एक घर में वाइफ भी रहेगी, या मदर भी है, या फादर भी है, तो हम कंपेरिजन करके कितने दिन चला लेंगे? बहुत बुरा हाल है। नहीं, मैं समझ रहा हूँ। मेरे साथ ये आप एक बार जब किसी मीडिया साइक्लोन के बीच में खड़े होते हो ना, आपको ऐसा कॉमेडियंस भी नहीं आपसे पूछते। कॉमेडियंस भी ऐसे नहीं है कि आपसे आके पूछ लें कि यार तूने ये बात किस मतलब से बोली, या तेरा क्या मतलब था। इक्का दुक्का को छोड़ दो, जो मेरे साथ के लोग हैं जो मुझे समझाते हैं कि यार शांत रह, कोई बात नहीं, मुझे पता है तूने गलत नहीं बोला। बट उसके अलावा उन कॉमेडियंस को जोक भी खराब लगने, जब तक उनको स्पॉट चाहिए थे लाइफ में 2020, 21, 22 तक, तब तक सारे जोक भी ठीक थे। 2019 के डाले हुए मैंने जोक जिन पे कंट्रोवर्सीज हैं, उसके साथ 3-3 साल तक उनके जब तक स्पॉट चाहिए थे वो सबके मैसेज रखे हुए हैं, चाहे मेल कॉमिक्स हो चाहे फीमेल कॉमिक्स हो, कि हमें स्पॉट चाहिए, हमें रिकॉर्डिंग करनी है, ये करना है, वो करना है। सब कर लिया। अचानक से जोक भी गलत हो गया, अचानक से मेंटेलिटी भी गलत हो गई, अचानक से वायरलिटी भी गलत हो गई पूरा। तो वो सब जिसको ज़िंदगी में जहाँ मौका मिलता है वहाँ आपको यूँ लाठी मारेगा और आगे निकल जाएगा। मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, पब्लिक जितने भी लोग हैं, जितने मेरे फेमस दोस्त हैं जिनसे मिलना होता है, जिस आदमी ने भाई कंट्रोवर्सी किसी भी टाइप की एक बार बीच से देख लिया ना, उसका जनता से साला विश्वास ही उठ जाता है। वो देख लेता है कितनी आधी जनता है। मतलब एक ना आप बता सकते हो कि उसकी आंखों में जो एक बचपना था ना, वो कि मैं लोगों पे भरोसा करता था यार, कि ये सारे लोग ऐसे निकले यार, ये लोग। होता है।
क्योंकि आप असलियत देख लेते हो किस तरीके से ये चीजें बनती हैं, किस तरीके से मुद्दे बनते हैं, किस तरीके से लोगों के ओपिनियन चेंज होते हैं, साइड बदलते हैं, सब दिख जाता है। और फिर आपका विश्वास उठ जाता है पब्लिक से, सोशल मीडिया से विश्वास उठ जाता है साला। आपको मैं अभी एक मैसेज दूंगा, परसों एक लड़की ने मुझे लिखा कि अरे एक ग्राहक आ गया तेरी माँ के लिए 6,000 में लिखा। हाँ तो मैंने पढ़ा और फिर इग्नोर कर दिया। मैंने कहा क्या बोलूँगा भाई, तू मुझसे पूछ तो ले, तू मुझसे बात कर, तुझे बुरा ही तो लगा है ना। एक जोक का बुरा लगा ना, 2019 का जोक। तूने स्टडी नहीं किया उस जोक के बारे में, ना तूने पता किया कि कब का है, उसके बाद क्या क्या हुआ है, तुझे कुछ नहीं पता। इंटरनेट इज सच अ बिग प्लेटफॉर्म, तूने लिख के भेज दिया, मैंने पढ़ लिया, सो गया। कैनॉट, कितना फाइट करेंगे यार, है ना। ये खींचते चले जाएंगे आपको, और तब तक खींचेंगे जब तक आप कुछ नहीं कर लोगे अपने साथ। और जिस दिन आप कर लोगे, दिलजीत की बहुत अच्छी रील है, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, और मेरी फेवरेट रील है वो, मैं अक्सर शेयर करता हूँ। जब भी मेरी फीड में वो रील दिखाई दे, आप समझ लेना कोई कांड हुआ उस दिन। जब भी स्टोरी पे लगी हुई दिखे हुआ है। ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਮਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਉਹਦਾ ਬਣਦਾ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਚਮਕੀਲੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਵੈਸੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਰਹਿੰਦਾ ਮੁੜ ਕੇ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇਣਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ 'ਚ ਹੈ। ਜੀਂਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸੈਟ ਪੈਟਰਨ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਇਹ ਪੱਕਾ ਇੱਕ ਸੈਟ ਸਕਰੀਨ ਪਲੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਰਟਿਸਟ ਜਦ ਤੱਕ ਜੀਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕਿਆ ਗਾਣੇ ਸੀ ਯਾਰ, ਜਦੋਂ ਲੰਮੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਚਮਕੀਲਾ ਸੁਣਦੇ, ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸੈਟ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਕਰੀਨ ਪਲੇ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੰਨ ਚੁੱਕਾ, ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਤੇ ਆਈ ਡੋਨਟ ਕੇਅਰ ਐਨੀਬਾਡੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੂੰ, ਆਰਟ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। वाह, इससे बड़ी कोई लाइन नहीं। मैं कह रहा हूँ ये बात बिल्कुल सच है भाई। जब भी मेरे से लोग कभी ये ऐसे ओशो और सदगुरु का कंपैरिजन होता है कभी ना, तो लोग सदगुरु के बारे में बोलेंगे तो ऐसे। मैंने बोला भाई जब ये चले जाएंगे ना, इनको तुम वही पद्धति दोगे जो तुम ओशो को देते थे। जब ओशो जिंदा थे तब उनको उतनी ही गाली देते थे तुम जितनी आज। ये एक साइकिल है, जिंदा आदमी को आदमी खुश नहीं देख सकता, मरने के बाद वो महान हो जाता है। हम नहीं माना। और मरने के बाद शहीद हो जाता है ना, कि मतलब गोली खा ली किसी ने। वही उसने लाइन बोला ना, वो इसलिए भी है क्योंकि वो अब वो कहीं भी अब आपका ना कंपटीशन है, ना वो आपको कहीं दिखाई देगा, ना आपसे अब आपकी जो नफरत है वो पूरी हो गई। अब मैं खुश हूँ, चला गया ना। पिछली बार जब हम बैठे थे तब आपने दो, एक मिक्की भाई थे, एक बाटला भाई थे, उनके पर्चे फाड़ दिए थे। वो और मोटे हो गए, कैसी बदली, और मोटे हो गए भाई। वो 140 किलो के हो गए भाई। जब पिछली बार बात कर रहे हो, 100 किलो के थे। उसके बाद से और खाना आ रहा है उनके घर में। मैं दुबई लेके गया उनको। अच्छा वही थे दुबई वाले भी? अच्छा हाँ, दोनों की शादी हो गई। मैं दुबई लेके गया, उन्होंने भाई एमिरेट्स को ना जितने वो देते ना, क्या देते वो, कुछ नहीं भाई, उनसे ऐसी ऐसी चीजें मांगी, हमें गाजर का हलवा दे दो, हमें भाई इमरती दे दो। वो एक इंडियन एयर होस्टेस थी, कह रही आप क्या बीकानेर एयरलाइंस में आएगा? और दोनों भाई खतरनाक मोटे हो गए, और कोई डाइट प्लान नहीं है उनका, जो आ जाए वो अंदर है, बस ये समझ लो। बट शादियां हो गई हैं, अब उनको वैसे भी लगता है शादी के बाद एक तो मर्दों को ये क्यों लगने लगता है कि हमारा हो गया, हाँ हमारा हो गया अब, और फिर बच्चे और दो हो जाए, उसके बाद तो कुछ एफर्ट ही नहीं मारना साला, फिर तो सिर्फ पैसे कमाने, शराब पीने, पैसे कमाने। हाँ ये तो खैर शराब भी इतनी नहीं, पैसे कमाने हैं, उसी चक्कर में भाग रहे हैं बस। अभी मसाज वाले मंगाए थे हमने, मैं साउथ अफ्रीका से आया, मैं थका हुआ था, तो सबने बोला कि वो ऑनलाइन आजकल आ जाते हैं अर्बन से, उस मसाज वाले आ जाते हैं, वो हमने बुला लिया, उसने मेरी तो कर दी, फिर मैंने बाटला को लटाया उसके साथ। इतना बड़ा था उसने अंदर से बेलन निकाल लिया। आई स्वेयर उसने अंदर से बेलन निकाल दिया। मैंने ये किया, कह रहा भैया ग्रिप नहीं बन रही मेरी, किरण के शरीर में मेरी ग्रिप नहीं बन रही, बॉय उसको तो मसाज करते करते उसने मेरे ऐसे चेक किया, कह रहा आपकी नाम ना थोड़ी थोड़ी इधर उधर रखी, मैं ठीक कर दूंगा। फिर बाटला भी कह रहा इनकी तो नाम ही नहीं मिल रही। कह रहा सर एक्सकवेशन करनी पड़ेगी। भाई 1 घंटा इतना मारा बाटला को उसने बेलन से भाई, रो के। और बट बढ़िया फ्रेंड्स है मेरे, 3-4 फ्रेंड्स हैं, इनको घुमाने वाने ले जाता हूँ मैं।
जब से मैं थोड़ा सेटल डाउन हुआ हूँ मेरे पे ही डिपेंडेंट हो गए हैं सारे कि कहीं भी बाहर जाना है, मतलब दुबई उबई में अगर कोई एक्स्ट्रा आदमी आ जाए ना कि ये खर्चा है तो कहते हैं अभी मालिक आएंगे वो देंगे। बट मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं ना, ये मेरे मन की बात है। आपने पूछा था कि तो आपने शादी क्यों नहीं करी और आपके दोस्तों ने कर ली। मैं यार इन दोस्तों से ना उठ ही नहीं पाया, आगे ही नहीं बढ़ पाया। मैं इन्हीं के बीच खुश हो गया, मुझे ऐसा लगता है मैं इनके साथ खुश रहता हूँ। मैं कभी नॉस्टैल्जिक भी फील करता हूँ तो मुझे कोई ऐसा याद नहीं आता कि मैं इस रिलेशनशिप में था या मैं ये था। मुझे इनके साथ बिताए हुए मोमेंट्स, मुझे कानपुर में घूमने वाली गलियाँ, मुझे वो पुराना टाइम, वो सब याद आता है। तो पता नहीं मैं बढ़ नहीं पाता शादी की तरफ इसलिए, या मुझे लगता है कि यार यही लोग साथ के हैं। मतलब मैं हर 2 महीने में इनसे कहता हूँ कि चले, मतलब इनकी मैं साउथ अफ्रीका से वापस आया, सारी की बीवियों के मूड ऑफ हो गए, ये वापस आ रहा है साला, अभी हमारे पतियों को लेके जाएगा। राइट हाँ। मैं ये कहने वाला था कि उनका जीवन तो उस डायरेक्शन में बढ़ गया, तो उससे भी इशू आता होगा। इशू क्या, यही इशू है कि अब मैं पहुंचा हूँ। मैंने लास्ट टाइम बताया था हम लोग सब इकट्ठे रहने लगे हैं, कोई यहाँ रहता है कोई यहाँ रहता है। अच्छा, पास ही में रहते हैं। बाटला गुड़गांव रहता था, उसको अच्छे घर से ग्रेटर नोएडा बुलाया हमने कि तू यहाँ बेस्ट घर में रहे। हाँ। वो यहाँ रहते हैं। तो यही है कि शाम को मिलना होता है, फिर ये था कि चलो निकल गए कहीं पे, तो सबकी बीवियां अब तो घर बैठे इंतजार करती रहती कि भाई आएंगे। तो जब मैं टूर पे होता हूँ तो उनकी बीवियां यूं होती और जैसे मैं वापस आ रहा होता हूँ उनकी बीवियां होती कि फिर आ रहा है ये हमारे पतियों को लेके जाएगा। बट ठीक है, मेरे पास भी और कितना ही ऑप्शन है लाइफ में, वही लोग हैं, घर वाले हैं बस, राइट, बहनें हैं, बस ज़्यादा तो ऑप्शन। बहुत डीप प्रिविलेज होता है। मेरे को ये बात रियलाइज़ हुई है, आपके बचपन के दोस्त, आपके एडल्टहुड के दोस्त होना, भाई उससे बड़ी कोई बात ही नहीं। उससे बड़ी कोई बात ही नहीं है भाई। आप जो आपके बचपन के दोस्त हैं ना, उससे ज़्यादा किसी के साथ कंफर्टेबल हो ही नहीं पाओगे। हाँ, उन्होंने आप जब लंगोट और नंगेपन से साथ हो ना, तो जवानी में आपको किसी चीज़ की शर्म ही नहीं होती आपस में। आपने सब देखा हुआ है, जो खैर आपके माँ बाप को भी नहीं पता होगा, वो उन 4 लोग को पता होगा। जो बात आपने माँ बाप से नहीं कह सकते, जो बात आप किसी से कहीं नहीं लिख सकते, वो आप उसको फ़ोन करके कह दोगे यार ये सुलटाना है, कैसे सुलटाना है। हाँ भाई ये करना है। हाँ, मतलब आज भी मैं बाहर निकलता हूँ तो पीछे से मुझे पता है कि चलो 3-4 तो बैठे हुए हैं ना ऐसे। हाँ, तो छोटा मोटा घर में कांड हो गया तो सब सॉल्वेबल है, सब सॉल्वेबल है। हाँ, तो वो कभी वो, इसीलिए मैंने आपको बोला ना, मैं इन चीज़ों से उठ ही नहीं पाया कभी लाइफ में। इसीलिए शादी भी पीछे हो गई, चीज़ें भी पीछे हो गई, कॉमेडी से प्यार हो गया, तो बस वो उसी प्लेटफॉर्म पे 10 साल से ज़िंदगी चल रही है, जिसमें उतने ही लोग हैं उस ट्रेन के डब्बे में, वही 7-8 लोग टोटल। बहने हैं, वो मैंने आपको बताया। वो कैसी हैं? उनकी शादी होगी? उनकी तो पहले ही निपटा दी थी, वो बहुत परेशान कर रही थी। फिर गए भाई आप, फिर गए भाई से कटवाओ, क्लिप इट, अरे अपनी बहनों को क्लिप इट, अभी काटो साले, अभी खत्म करो। मिसोजिनी, इसमें क्या मिसोजिनी है? नहीं भाई, भाई बहनों की लड़ाई तो होती है ना, भाई बहनों की कितनी लड़ाई होती है भाई, तो होती है ना। मतलब मैं और मेरी बहन तो काफी पहले कर दी थी, मतलब अच्छा। हाँ, बट हमारे पिताजी उस हिसाब से शादी करते थे कि मतलब पहले कमेटी डालेंगे, फिर एक बहन की शादी होगी, फिर कमेटी दोबारा डालेंगे, 5 साल लगेंगे। तो हर 5 साल के टेन्योर में एक बहन की शादी हमने करी। और उनका क्या व्यू रहता है आपके काम को लेके? यार दे आर वेरी हैप्पी अबाउट इट। वो जहाँ जॉब करती हैं, मतलब मुझे बस इस बात का प्राउड है, मेरे को तो ये मानना है मेरी लाइफ में कि यार मैंने कॉमेडी में जो भी काम किया है, जितना भी काम किया है, और जो भी मतलब मैंने बनाया है, मतलब अगर पूरा पेड़ सूखा हुआ है ना आपकी फैमिली का, और सिर्फ एक जड़ में पानी आ जाए, पूरा पेड़ हरा भरा हो जाता है। सही बात है भाई। वो पेड़ मैंने हरा भरा होते हुए देखा है, वो मैंने अपनी बहनों की आंखों में कॉन्फिडेंस देखा है, यार अब ठीक है, अब फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी होगी ना तो भाई खड़ा है। भाई बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है भाई। मतलब अगर आदमी को दुनिया बदलनी है और औरतों का भला करना है, अपनी बहनों से भी शुरू कर देना, तो बहुत बहुत परिवार बदल गए भाई। सीधे सीधे वही मैं कह रहा हूँ कि सब हर आदमी को मतलब बताना नहीं चाहिए। मेरी सिस्टर डांटेंगी मुझे, मेरी एक सिस्टर है, मिडिल वाली सिस्टर है, वो अचानक से उस दिन उससे बात हुई, वो जॉब, वो आपका कुछ सीन हो गया, उसमें जॉब चली गई उनकी। अच्छा। मैंने कहा अरे कोई बात नहीं, कितनी सैलरी थी? कह रही इतनी। मैंने कहा यू आर हायर्ड। भाई मतलब वो चीज़ें आपको वो फील कराती है ना कि भाई यू नो कि मैंने कुछ कर दिया ना। आप उसको सुन के कुछ भी कहता रहे, पर ये बात बहुत रियल है भाई। अगर आप कोई कर सको ना, मेरी बहन छोटी है एक,
बड़ी वाली से तो कह दूंगा पीट देगी मेरे को, कुछ मैंने गलती से भी कह दिया, पर छोटी बहन को बहुत सीधा मैंने बोल रखा है, कभी कोई दिक्कत हो जाए तेरे भाई से को सबकी फाड़ देंगे उसी वक्त, तू कभी रोएगी नहीं, सिर्फ रोएगी तो मेरे थप्पड़ से और कहीं से नहीं रोएगी। क्लिप काटो इनकी। भाई करवाओ कैंसिल। मारता और लड़के। पर मतलब एक सेंस ऑफ प्राइड भाई ये दे पाना। मेरे तो पापा मम्मी भी मतलब बहुत अपने आप में बहुत पहुंचे हुए लोग हैं, उन तक प्राइड पहुंचाने लगा। हाँ, उन तक प्राइड पहुंचाने में ही ना काफी ऊंचा होना पड़ेगा, बहुत ऊंचा बढ़ने का। पर जैसे जैसे इतनी सी भी निकल के आती है कहीं, तो लगता है यार हम इतने लंबे कब हो गए कि इन लोगों को हम पे गर्व हो गया। इतने बड़े हो गए क्या? बहुत ऊंची फीलिंग है भाई, बहुत मतलब मैं केबीसी करके आया तो जितने भी ऑफिसेज में मेरी बहनें जाती रही तो उनको जिनको पता लगता रहा कि भाई ये गुजराल की बहनें हैं सारी, तो मतलब ये जस्ट उठा के लोग ले जाते हैं उनको कि अरे आप थोड़ी देर बैठो हमारे साथ। हाँ। फिर कैसा है हर्ष, ऐसा ही है क्या लाइफ में भी, रियल लाइफ में भी? हाँ, मतलब मैं दीदी, बैंगलोर वाली दीदी थी मेरी, उनका गृह प्रवेश था घर का, मैं वहाँ पहुंचा तो नीचे ऑलरेडी औरतें खड़ी हुई थी। अब मैंने कहा ये तो ठीक है, ये जो साउथ वाली औरतें हैं इनको मैं कैसे इतना समझ में आ रहा हूँ, मतलब वो भी खड़ी हुई थी, मतलब यू नो टीका वीका लगा रही थी मेरे को। मतलब आप घरों में घुसे लोगों के, और जहाँ आपकी सिस्टर कोई बैंगलोर बैठी है, कोई दिल्ली को बैठी है, कोई कहीं बैठी है, वहाँ उन ऑफिसेज में उनको पता है कि इट जस्ट चेंजेस द गेम फॉर यू इन लाइफ। मैं तो भाई अपने दोस्तों को बिल्कुल नहीं छोड़ता इस बात पे। मैं तो कहता हूँ तुम्हारी तो लाइफ बदल गई होगी जब से तुम लोगों को पता लगा होगा तुम्हारा दोस्त तुम्हें तो लोग अलग से देखते होंगे। मैं फोन करता हूँ बाटला को उनको, साउथ अफ्रीका, तू कहाँ एयरपोर्ट में? मैंने कहा हाँ बस मैं बिजनेस क्लास में चेक इन कर रहा हूँ। कह रहे तू बिजनेस क्लास क्यों बोलता है हम लोग को? क्योंकि दोस्तों में ये वाला मजा बहुत मस्त रहता है भाई। मैं तो कहता तुम्हारे तो लड़कियां भी अच्छी आती होंगी तुम्हारे रिश्ते में, अब तो उन्हें पता है तुम हम दोस्त हैं तो। जैसे सबकी बीवियां बैठी होती तीनों चिल्ला रहे होते हैं, तीनों दोस्त, कर ले शादी हमारी भी होगी कर ले, और जैसे ही वो अंदर जाती कह रहा भाई मत करियो। इसका कोई मोड़ तोड़ है ही नहीं भाई यार। लेकिन मतलब आप भी जैसे यहीं से टूर करने जाते हो, मेरा तो इतना ऑफ्टन नहीं होता, पर हफ्ते में एक बार 10 दिन में एक बार बॉम्बे जाना होता है। मैं काम खत्म करने से सिर्फ ये सोच रहा था घर जाऊंगा, सारे लड़के तैयार खड़े होंगे, कुछ ना कुछ मेरा मस्ती यही तो मैं होगी। कह रहा था हाँ। कि जब मैं साउथ अफ्रीका से आ रहा था तो वो मैंने रील डाली थी राहत इंदौरी साहब की कि जाम क्या क्या है, मैं आ गया हूँ बता इंतजाम क्या क्या है। टू माई फ्रेंड्स लिखा था मैंने, बट वहाँ मैं पहुंचा तो पता लगा सारा इंतजाम मुझे ही करना है। ये तीनों तो बस बैठे हुए हैं। मेरे साथ ही होने लगा शुरू। अच्छा कि भाई अब तू घुमाने ले जा ना, इतना ही बड़ा आदमी हो गया तो तू घुमाने ले जा। 3-4 बार दुबई हो चुका है, मैं ले जा चुका हूँ, एक बार थाईलैंड हो चुका है अब, और इसके अब क्या करे और आदमी। हाँ, और बता तेरे को कहाँ ले जाऊँ, यूरोप भी मैं ही घुमाने ले जाऊँ। तो अभी बीच में कुछ एक वो चेस टूर्नामेंट का समय करवाता है, वो चेस टूर्नामेंट में जीत गया। अच्छा ठीक है, तो भाई मैं गेम खत्म करी जिससे पहले कि मैं खुश हो सकूं, फोन आ गया तो फिर कहाँ चल रहे हैं इस पैसे से। मैंने कहा सालो कुछ तो अपना कर लो। और इनमें से कोई आदमी 100 करोड़ से कम का आदमी नहीं है, एक आदमी तो भी भीख मांगने सबसे पहले दोस्त। फिर तो मेरे वाले सच्चे हैं भाई। हाँ आपके वाले मेरे वाले सिर्फ हरामी हैं। 100 करोड़ वाले भी यही कर रहे हैं। अरे सब फैक्ट्रियां चलाते हैं यार, मोटी मोटी साले, ठीक ही है। बहुत मोटे लोग रहते हैं भाई यहाँ फरीदाबाद में। जो आदमी पुराना आदमी है ना वो बहुत पैसे वाला आदमी है, बहुत पैसे वाला। अरे नया वाला भी मुझे ही लूटा आधों ने तो। हाँ खैर, मेरा फ्लैट साला 50 लाख का था। अगली बार निकाल लेना इनसे जब जाओगे ना कॉर्पोरेट शो करने। इन्हें बोला साले फ्लैट इधर कर, बात मत कर ज्यादा कॉर्पोरेट शो के लिए। आजकल तो गुड़गांव में एक मैं गया था फ्लैट देखने, इतने प्रॉपर्टी डीलर वाला कह रहे हैं आपका तो मैं फैन हूँ सर, आपको तो रेट टू रेट दे दूंगा मैं फ्लैट। मैंने कहा रेट टू रेट तो सस्ता ही होगा, 8 करोड़ रुपए। मैंने कहा रेट टू रेट तू प्रॉफिट ले। हाँ भाई हाँ, रेट टू रेट 8 करोड़ है तो कुछ भी प्राइस है भाई फ्लैटों का, रियल एस्टेट का कुछ भी प्राइस है अब तो। गुड़गांव में तो कुछ भी प्राइस है भाई। हाँ, इससे अच्छा ग्रेटर नोएडा में रहो। ग्रेटर नोएडा में जितने भी लोग रहते हैं वो यही बोलते हैं कि यहाँ ग्रीनरी है, यहाँ पे रोड्स चौड़ी हैं। रियल रीजन है वो दिल्ली में जमीन ले नहीं पाए। हाँ, और कोई आसान काम रीजन है नहीं भाई दिल्ली में जमीन लेना, नहीं ले पाए। बहुत भारी काम है भाई रियल एस्टेट का। तो ठीक है, आदमी सारी जिंदगी टूर करता है तो इतनी सी जमीन ले पाता है। एंड में आके 500 पॉडकास्ट निकाल के ये लो एक जमीन का टुकड़ा। बहुत जब रियल पैसा जो है ना भाई वो रियल पैसा है, वो बहुत अलग पैसा है। अलग पैसा है, हम लोग वो नहीं है। हम लोग तो भाई हम तो दांत दिखाने के हैं, हम तो बस हंस दिए राइट टोटल। आपको पता लगता है जब आप, मैं भी एक पार्टी में था, एक अपने ऐसी एक दोस्त को लेके गया हुआ था, ठीक है। तो कोई ऐसी इन्फ्लुएंसर टाइप ही पार्टी थी। अच्छा ठीक है, मतलब कुछ इसी टाइप का हिसाब था, ज्यादा बताऊंगा नहीं। तो ना वो मेरे से तो सब लोग बड़े अच्छे से मिल रहे हैं, मेरे दोस्त से कोई ढंग से नहीं मिल रहा।
अच्छा। ठीक है, क्योंकि भाई वो ऐसे ही मेरे साथ आया हुआ ड्रेस में भी नहीं है, तो मैंने एक बंदे के कान में बोल दिया 1000 करोड़ की पार्टी। भाई जिस स्पीड से मेरे को धक्का दिया गया और उसके गले लगा गया, मेरा उसका था क्या बोल दिया तूने इसे, मैंने बोला तेरी सच्चाई बता दी। तो आपको पता लगता है रियल पैसा हम लोग, ठीक है, ये डिफरेंस रहता है। एक्चुअली यार कैसा होता है 100 करोड़ 200 करोड़ 300, चलो देखेंगे कभी ना कभी बनाएंगे। ठीक है भाई, मेरे को लगता है काफी देर हो गई। आपको भी जाना है, आपका भी शो है। मेरे तो रहते ही हैं भाई, डेली के शो आपके रहते हैं। डेली का शो रहता है। मैं डेली ट्रैवल करता हूँ भाई, मैं मतलब। और आई थिंक ये वाला जो हमने आज शूट किया है, इसमें ह्यूमर भी है, इमोशन भी है, कुछ रियलिटीज़ भी हैं लाइफ की, जो मैं एक्चुअली चाहता था बात करना। आपको मजा आया? मुझे बहुत मज़ा आया। मुझे अब आज पहली बार ऐसा हुआ है कि जहाँ ह्यूमर था वहाँ उतना ज़रूरी था, बस उससे ज़्यादा नहीं चाहिए था मुझे आज। मैं फालतू हंसता रहूँ तो कोई मैं फालतू हंसता रहूँ तो भी कोई फायदा नहीं है। एटलीस्ट हम सेल्फ अवेयर तो है कि हमें पता है हम फालतू में हंस रहे हैं। नहीं भाई, मेरे को लगता है जब राउंड 2 होगा सारे कॉमेडियंस धीमे धीमे आएंगे, धीमे धीमे, क्योंकि एक बार हंसा गए भाई, सबने इतना हंसाया है। मैं भी कह रहा हूँ कोई असली बात भी कर लो। कब तक मैं हंसूंगा कैमरे में। तो पहली बार क्या होता है, हर कॉमेडियन पे प्रेशर है कि मैं अब इस टेबल पे पहली बार बैठ रहा हूँ, मुझे सामने वाले को हंसाना है 1.5 घंटा। आप ऑडियंस हो हमारी पहली बारी में। बहुत यूनिक बात है ये। हाँ, आप हमारी ऑडियंस हो पहली बारी में। आज आप मेरी ऑडियंस नहीं थे। पिछली बार जब मैं आया था, जब हमने वो सब जोक किए थे, इतने पुराने जो भी स्टोरीज करी थी, तब मेरे लिए आप ऑडियंस थे। आज आप मेरे लिए वो आदमी हो जिसको मैं जानता हूँ, मैं आपसे दिल की बात करने आया हूँ। भाई थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज कमिंग ऑन दिस शो, और आपकी सारी बातें, आपके सारे शो, आपकी सारी रीलें, आपके सारे क्राउड वर्क, वी एंजॉयड मैन। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ दिस। थैंक यू। सिंस आपने ये वीडियो लास्ट तक देखी है, YouTube algorithm is suggesting you to definitely watch this one as well. You'll definitely like it. और हाँ, यहाँ सब्सक्राइब करना मत भूलना।